one second, Mr. Khadge, and I'll plead with you. Should we in this house break a controversy? अब आप ही बात कर रहे तो मैं बैठ जाता हूँ। नहीं, आप बोलिए सर. आप ही बैठिए। Please, Sir, hear the leader of the opposition in rapt attention. Rapt attention. देखिए, ये खुशी की बात है कि भारत रत्न हमारे जितने भी लीडर्स थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, और जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, और जो फार्मर्स के बहुत लीडर, बड़े लीडर थे, और पॉलिटिकल लीडर्स भी थे। नरसिंह राव जिन्होंने प्रगति लाई, वो भी है इसमें। उसके बाद सारे नेताओं को जो भारत रत्न दिया गया है, उसके बारे में कोई वाद विवाद नहीं है। हम सबको सैल्यूट करते हैं, लेकिन सैल्यूट करते हैं, लेकिन कोई एक मुद्दा जब आप उठाते, चर्चा करते, हमको हमेशा आप पूछते हैं किस रूल में, रूल बताओ, रूल बताओ। तो मैं भी यही पूछना चाहता हूं, किस रूल में आपने उनको बोलने के लिए परमिशन दिया? एक, अगर ऐसा ही है तो हमको भी हमेशा दीजिए। आप रूल, एक तरफ रूल की बात करते हो और एक तरफ जो चाहते हैं, प्लीज, जो चाहते हैं उनको कभी भी उठा सकते हैं। ये अच्छा नहीं ना। आपको डिस्क्रिशन है, दैट डिस्क्रिशन शुड बी यूज्ड वेरी जुडिशियसली, नॉट as and when you want. So my request is that unless, नहीं तो भारत रत्न वालों को बोलिए, नहीं सुनिए, नहीं, आपके लोगों ने जब चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की चर्चा हो रही थी, इतना, I don't want to use words, नहीं, अरे सब के सब ने क्या, अरे मैं तो बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको अनुरोध किया। Don't make politics. I told we salute all the people, those who have worked for this country, irrespective of political parties, irrespective of caste and creed. We salute them. Lekin the way here the discussion is going on, neither you are following the rules, nor you have brought that agenda for discussion. We all could have participated. Discussion on Bharat Ratna giving to the so and so, so and so, so and so people who contributed their entire life for the country. आप वो एजेंडा भी नहीं है, सो मोटो उठा के बात कर रहे हैं. That is not fair and it is not good. And if you want to follow, you should follow the rule. सर कितने खुशी का एक पल है. लीडर ऑफ द हाउस, लेट मिस्टर रूपाला से. अध्यक्ष महोदय, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसा हमारे गृह में संसद के सभी माननीय सदस्य लोग उठाते रहते हैं. उस पर आप रूलिंग भी देते हैं, उसका सभी सदस्य सम्मान भी करते हैं. अपना बात माने नहीं माने, फिर भी अपने मन में आता है तो सदस्य लोग उठाते हैं. और आप और अन्य चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन इवन जब भी चेयर पे होते हैं तो उठाने देते हैं. आज सर सुबह चरण सिंह चौधरी जी को भारत रत्न मिलने का घोषणा उनके पोते जयंत भाई यहाँ उठा रहे थे. पूरे सदन में उसको थपथपा के बधाई देने के मूड में संसद था. और उन्होंने एक बात सही बताई कि ये सदन का मसला नहीं है, पूरे देश के लोगों में, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में ये सहानुभूति का मसला है. और उसी खुशी को व्यक्त करने के लिए इस सदन में कहीं पे हमारे खिलाड़ी जीतते हैं, आपकी ओर से यहाँ अनाउंस होता है, पूरा सदन इनको थपथपाता है. इसमें किसी के समधी नहीं होते हैं, वो किसी देशवासी के पोते पोती नहीं होते हैं.
मगर फिर भी पूरा देश इसको मनाता है और सांसद इसमें उसका प्रतियोगिता देते। मैं हैरान हूं कि कांग्रेस दल के लोगों ने खड़े होकर इसका विरोध क्यों किया। किया। दूसरा, सुनो हमको सुनो, इस देश में किसानों की आवाज को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। इस देश में किसान की आवाज को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, नहीं होगा भी नहीं। आप आवाज करके किसान की एक प्रशंसा नहीं सुन सकते हो, एक किसान की प्रशंसा नहीं सुन सकते हो। किसान को भारत रत्न मिला, कांग्रेस के जहन में क्या आग लग गई? ऐसे नहीं होता सर, मुझे बताना है। ये कांग्रेस की बात है। लीडर ऑपोजिशन, आप लीडर ऑपोजिशन, आपने जब भी खड़े होते हैं आप हमको ये हिदायत देते हैं कि लीडर ऑपोजिशन बोल रहे हैं, आप सब इनको सुनिए। ऐसा आपके मुंह से मैंने 100 बार सुना कि लीडर ऑपोजिशन बोल रहे हैं, आप कृपया इनको सुनिए। ये आपके रूलिंग है, वो आपको ऐसा बता रहे हैं लीडर ऑपोजिशन कि आप मनचाहे निर्णय ले रहे हैं। ये लीडर ऑपोजिशन का ऑर्डर होता है, कहने का ऑर्डर होता है। आपके चेयरमैनशिप को सीधा ही चैलेंज करना कि आप डिस्क्रिप्शनरी कर रहे हैं, आप हमको मौका नहीं दे रहे हैं, और वो भी ऐसे मौके पर जब किसी किसान को भारत रत्न देने का अवार्ड भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया हो, उस समय सर ये कांग्रेस का असली चरित्र है, ये कांग्रेस का असली चेहरा है। कांग्रेस की सरकार इन्होंने गिराई थी, वो ये मान रहे हैं कि हमने जिनको सरकार से निकाल दिया, इनको भारत रत्न कैसे मिल सकता है। यह है इनकी मंशा। इनकी मंशा ये है कि हमने जिनको सरकार से हटा दिया, ऐसे आदमी को भारत रत्न मिलता है। यही बात है सर, आज कांग्रेस नंगी हो गई, निर्वस्त्र हो गई। सम्मान करना तो अलग रहा, बधाई देने में भी आपके पेट में चूक आ रही है। आई एम शेम ऑफ इट। I'll give time, but sir, why? Leader of the only leader of the house. I'll give time to everyone. I will give time to everyone, and also reflect what observations have been made against the chair. I have noted. Take your seat. Leader of the party. ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं सबसे पहले तो माननीय सदस्य जयंत चौधरी जी ने जो बात आज रखी, हम सब के लिए, पूरे देश के 140 करोड़ भारतवासियों के लिए, हर किसान के लिए, और हमारे चेयरमैन तो किसान पुत्र माने जाते हैं, हम सब के लिए इतनी गर्व की बात है कि माननीय चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सही सम्मान दिया, भारत रत्न दिया। माननीय रूपाला जी ने बात ठीक रखी कि चाहे चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की बात हो, श्री नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने की बात हो, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की बात हो, ये तो पूरे देश को उल्लास और गर्व के साथ इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। ऐसे में जो भाषा का प्रयोग माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने किया, एक बड़े ऊंचे तरीके से, ये सभी लोग नहीं होते हैं, ये बड़े उच्च स्तर के लोग हैं। इन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में
भारत माता की सेवा में दिया। माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने जो किसानों की आवाज गली गली घर घर गांव गांव तक उजागर की, नरसिम्हा राव जी ने इस देश में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की प्रथा शुरू की, मैं समझता हूं कांग्रेस ने तो आज सेलिब्रेट करना था कि उनके प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिया। पर दुर्भाग्य है कि उनके सरनेम में गांधी नहीं था। नेहरू गांधी होता, पहले परिवार का होता तो चल जाता, पर उनको तो देश नहीं, वो तो स्वयं को ही भारत रत्न देने में लगे हुए थे। लेकिन जिस व्यक्ति ने 5 वर्ष देश के प्रधानमंत्री के नाते, उसके पहले 60 वर्ष देश की सेवा की हो, जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने सही सम्मान उनके देहांत के बाद भी नहीं दिया, वो पार्टी क्या समझेगी नरसिम्हा राव जी का योगदान? उन्होंने उनके शव को अपने पार्टी ऑफिस में घुसने नहीं दिया। शायद कांग्रेस अध्यक्ष ने ताला लगा के शव को फुटपाथ पर छोड़ दिया। ऐसी पार्टी मैं नहीं समझता हूं कभी नरसिम्हा राव जी के सम्मान को पचा पाएगी। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत देश को आत्मनिर्भर बनाया। आज पूरा देश उनके गुणगान कर रहा है, लेकिन सभी लोग, ये शब्द का मैं तीव्र आलोचना करता हूं। माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने माफी मांगनी चाहिए, देश से और इस सदन से माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने आज चौधरी चरण सिंह जी का, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और नरसिम्हा राव जी का अपमान किया है, जिस प्रकार से देश का अपमान किया है, हर किसान का, हर वैज्ञानिक का, हर उस व्यक्ति का जो समाज सेवा करता है, उसका अपमान किया, उसके लिए नेता प्रतिपक्ष ने माफी मांगनी चाहिए। थैंक यू। प्लीज Jairam, something is seriously wrong with you. Seriously wrong. Please take your seat. Take it. I am giving floor. They don't want, Mr. Tiwari, they don't want to listen to you. Your people don't want to listen to you. They don't want to listen to you. Now. Sir, thank you, sir. Please, I would you, appeal to you, please observe complete silence. ठीक है। Because I am deeply hurt. I am deeply pained. I will first hear Mr. Pramod Tiwari. ठीक है, sir. And don't forget in the process the kind of language that has been used against me by leader of the opposition. Sir. I have done it more than dozen times in this house. I have yielded to the floor sentiment. ISRO. Mr. Shakti Singh Goyal, if you repeat Ramesh, I will go to the extreme step now. I will go to the extreme step. ठीक है। No, I will. सर, हम किसान और किसान वर्ग का इतना असम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकते। Have it from me. सर, मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलने तो नहीं, देंगे? भारत गांव और किसान में बसता है। एक किसान को सम्मान मिला और हाउस इस डिसऑर्डर में आ जाए, सर, कितनी बड़ी पीड़ा होती है। मुझे बोलने तो दे सर। बोलिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए क्या है। सर, मैं आपकी अनुमति से मैं आभारी हूं, आपने मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज एक बार हियर हिम खाने का मौका दिया। मैं सबसे पहले तो जो कहा गया है उसको रखना चाहता हूं। हमारे लीडर ने सबसे पहले सलूट किया है उन 3 लोगों को जिनको भारत रत्न दिया गया है। रेज योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर, डोंट मेक अ स्पीच। सर सुनिए, जो इन लोगों ने किया, प्रमोद तिवारी जी, मैंने सुना है जयराम रमेश ने जयंत को क्या कहा। मैं एलओपी की बात कह रहा हूँ। क्या कहा जयंत को ऐसे मौके पर? तो अरे साहब, जाए तो जाए, ये मुद्दा था क्या? मुद्दा था चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित होने का। You are a person who can feast on the cremation ground. You can feast it.
Yes, you said so. As a matter of fact, you do not deserve to be part of this house by this misconduct. You are hurting sentiments of millions and millions of farmers. You have gone to the extreme limit. I am from this seat. One second before that. खड़गे जी, सुनिए पहले, मैं किसान वर्ग से आता हूं, इसका मतलब नहीं, सुनिए, इसका मतलब नहीं कि मैं कमजोर चेयरमैन हूं, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, आप कुछ भी मेरे बारे में कह देते हैं, you say anything you like, you don't read this book, you don't follow precedents, sir, you use any language against me, sometimes you behave like a teacher, as if I'm a student, नहीं सर, आज का ये मौका बहुत संवेदनशील है, आज के मौके में नहीं, आपने मेरे दिल पर चोट की है, एक सभापति ने, सुनिए पहले, एक बैठिए, सुनिए, you can raise it, honorable members, on 9th February at 7:43 p.m. I get a communication from an honorable member of parliament, Sri Jain Chaudhary. He says, respected sir, as you all are aware, Chaudhary Charan Singh has been bestowed upon with Bharat Ratna, and this is a moment of immense pride for my family and the whole Kisan community that he fought for. I request you, he is writing to me, I request you to grant me a couple of minutes in the parliament tomorrow to thank the government and the nation for bestowing this award as an honor to his legacy. With thanks. Now, please don't interrupt. Now, in this house, there have been number of occasions with individual members also, which I have recognized without looking at the rule. We have honored our scientists for ISRO. We have honored our players. We have honored everyone who has brought laurel to this nation. Now imagine my plight. Leader of the opposition, questioning me under which rule I want that someone should appreciate Bharat Ratna to Chaudhary Charan Singh. The rule is in me. I have done it consistently. I read rule books. Don't use this language, sir. Don't use this language. I don't want to create a bed. Don't use this language. No. I will not tolerate an insult to Chaudhary Charan Singh. I will not insult Chaudhary Charan Singh. Sir, sit down. Sit down, sir. No, not on this. No, I will not accommodate on this. I will not accommodate on this. Chaudhary Charan Singh stands for impeccable public life, unimpeachable integrity, unflinching commitment to farmer. दूरदर्शी सोच था उनका किसान और गांव के लिए, उनके विषय के ऊपर विवाद करना। प्रमोद जी, आप किस हालत में पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर रहे हैं? नहीं, मुझे बताइए, इतना लंबा राजनीतिक जीवन आपका है, उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि उत्तर प्रदेश और पूरा भारत रहा है, उनको भारत रत्न मिला हो, इस विषय पर इस सदन में मेरे यहां बैठे हुए इस प्रकार का वातावरण हो? बोलिए। पहली बात, लेटेस्ट हियरिंग, मैं पहली बात सब बहुत श्रद्धा के साथ ये कहना चाहता हूं कि जिन 3 शख्सियतों को भारत रत्न से नवाजा, सर आप अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कीजिए। आई डोंट वांट एनी कवर अप। I have seen with my eyes. I have seen ruckus, chaos, shouting, sloganeering, condemnation. I have seen it with my eyes. मुझे अपनी बात तो कहने दें। आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कीजिए। Don't make a speech. सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। Sorry, honorable members. Short duration discussion. लीडर बोले। No, Jairam, I'm not going to. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Nothing will go on record, Jairam Ramesh. No, nothing will go on record. Meaning thereby
meaning thereby I must read the letter, satisfy Jairam Ramesh that what I am doing is right. Where are you doing it? Sir, you learn things now. I don't have to. I read it because you virtually insulted Chaudhry Charan Singh. You insulted his legacy. You had no time for Bharat Ratna Chaudhry Charan Singh. आज के दिन हर किसान के दिल पर आप चोट कर रहे हो, उसके दिल को दहका रहे हो। चौधरी चरण जैसे व्यक्तित्व के ऊपर इस प्रकार का वातावरण हाउस में करना, और हेड शुड गो इन शेम। मैं खुद पीड़ित हूं, दुखी हूं। नथिंग। आई गिव फ्लोर टू जयंत चौधरी। प्लीज कंक्लूड योर ऑब्जर्वेशन। यस प्लीज। Nothing, no. Pramod ji, please help me. No. सभापति जी, no. Nothing else will go on record except, sir, I have taken a stand. Only Jayant Chaudhary will complete after he completes. Sorry, nothing will go on record. Jayant Chaudhary, please. सभापति जी, आज मैं I have given Pramod ji, nothing will go on record. Pramod ji, it will not go on record. सांसदों के इस सदन की कार्रवाई के दौरान दुर्व्यवहार को लेके बहुत दुखी हूं। आपने मेरी नहीं, देश की भावनाओं को व्यक्त किया। सभापति जी, आपने मुझे संरक्षण दिया। बड़ी अचंभा मुझे होती है कि हम चौधरी चरण सिंह जैसी शख्सियत को किसी गठजोड़ के बनने और तोड़ने और चुनाव लड़ने और जीतने तक सीमित रखना चाहते हैं। लेफ्ट, राइट, सेंटर में हम बटे रहेंगे तो ये देश के जो असली धरती पुत्र थे उनका आदर और सम्मान हम कैसे रख पाएंगे। मैं ये मानता हूं कि देश में जितने महान नेता आए हैं सब ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ लिया है, सीखा है, प्रेरणाएं ली हैं। चौधरी चरण सिंह जी गांधीयन सिंप्लिसिटी को अपना असूल बना के उन्होंने जीवन जिया। महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज को अपना, उनकी मूल फिलॉसफी का वो हिस्सा और चरित्र का हिस्सा रहा। लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी, नैतिक, उनके चारित्रिक गुणों को उन्होंने अपने अंदर समाया। इस सदन के माननीय सदस्य पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, जैसे इनकी राजनीतिक पहचान खेती और किसानी से जुड़ी हुई है, उसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी की पहचान भी खेती और किसानी और कामगार से जुड़ी हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि जैसे इंदिरा गांधी जी में एक करिश्माई शक्ति थी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की, उसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी को सुनने के लिए, उनको छूने के लिए, उनको बेहतर तौर से समझने के लिए दूर दूर से, गांव-गांव से लोग चले आते थे। और मैं ये भी मानता हूँ 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूँ, कुछ ही देर इस सदन में मैं इस तरफ बैठा हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच की दुर्व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांव-गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बोली याद आती है। सभापति जी, हम लोग नेताओं को समझ नहीं पाएंगे अगर हम इसी तरह बटे रहेंगे। कुछ लोग, उनके अंदर भ्रम है, कुछ लोग ये भी कहते हैं, मानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी जाटों के नेता थे या सिर्फ किसानों की वकालत करते थे। ऐसा नहीं, वो विचारक थे और उनके इंटेलेक्चुअलिज्म पे जो टेरेंस जे बायर्स, जो प्रोफेसर थे ओरिएंटल कॉलेज इन अफ्रीकन स्टडीज़ लंदन स्कूल में, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, उन्होंने किताब लिखी है चरण सिंह 1902 to 87 एन असेसमेंट। मैं उससे कोट करना चाहूँगा सर। चरण सिंह डिड हैव इंसाइसिव इंटेलिजेंस and he undoubtedly applied it to a continuing study of agricultural problems in Uttar Pradesh. Judgment on whether he was an intellectual, of course, turns to one definition of intellectual. My judgment is that, on the most rigorous definition, Charan Singh was clearly an intellectual, and not only that, the most unusual one. Sir, जो प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने चौधरी साहब को भारत रत्न दिया है, मैं मानता हूं उससे 2 बड़े काम हो जाते हैं। एक, कि चौधरी साहब की लेगेसी को
हम दोबारा इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। देश के सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र, उनके अंदर आपने एक नई जिज्ञासा पैदा की है। गांव में पल रहे नौजवानों के अंदर एक नई जिज्ञासा और भावना आपने पैदा की है। देश के अर्थशास्त्री और मुख्यधारा में जो लोग नीति निर्धारक हैं, आपने दोबारा उनको कहा है कि चौधरी चरण सिंह को आप स्टडी कीजिए, अपने स्टडी में शामिल कीजिए, अपने अध्ययन और विचार अनुसंधान में शामिल कीजिए। दूसरा बड़ा काम जो भारत सरकार ने किया, भारत रत्न देकर हौसला बढ़ाया। मैं मानता हूं कि ये एक महज पुरस्कार नहीं है, सबसे बड़ा सम्मान है। और मैं जानता हूं कि आज की जो जीवंत समस्या देश के सामने और चुनौतियां हैं, किसानों की समस्या हैं, भारत रत्न देकर उनका हल नहीं निकलता। लेकिन आने वाले सालों में झोपड़ में पैदा होने वाला व्यक्ति जब वो कहेगा अगर मुझ जैसा चौधरी चरण सिंह बन सकते हैं, भारत रत्न उनको मिल सकता है, तो मैं भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने में सक्षम हूं। ये बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। मैं तो चाहता था कि क्योंकि चौधरी साहब मेरे अकेले नहीं हैं, एक पार्टी की नहीं है, मैं अपील करता हूं कि उनके लंबे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो भी शक्तियां उनके साथ आईं, जो भी नेता आज इस सदन में मौजूद हैं, उनको इस लेगेसी का हिस्सा वो भी हैं, जिम्मेदारी उनकी भी है। कोई वसीयत में कोई संपत्ति वो छोड़ के नहीं गए थे। आदमी तब तक जिंदा रहता है जब तक उनके विचार लोगों के बीच जिंदा रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दल के सम्मानित सदस्य गांव-गांव तक चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को ले जाएंगे। और मैं फिर अपने तरफ से ऋणी हूं, कहना चाहता हूं, एक जमीनी सरकार जो जमीन की आवाज को समझती है और बुलंद करना चाहती है, ऐसी ही सरकार धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे सकती है। धन्यवाद। Short duration discussion. Notices have been received from the following members to raise a discussion on the white paper on Indian economy laid on the table of Rajya Sabha on 8th February 2024 and its impact on the lives of people of the country. Shri Sushil Kumar Modi, Shri Prakash Javadekar, Shri Brajlal, Shri Sushil Kumar Modi. No, sir. One second. Okay. 1 second. Mr. Tiruchi Shiva. Sir, Okay. Sir, just 1 minute. I raise a point of order, sir, under Rule 33, sir. And 34 also says very clearly the allocation of time in regard to the bill or group of bills or other business as recommended by the committee shall be reported by the chairman or in his absence by the deputy chairman to the council and notified in the bulletin. Sir, we have not received anything, we have not decided anything. The white paper is very important, sir. The prerogative of the minister may take 1 or 1.5 hours, but for a party of 10 members, we have been given only 6 minutes. Who allotted the time? The BAC decides on the importance of the issue, on the importance of the bill. We allot time, sir. But what time is allotted, how it was allotted, the House was not informed about it. What is your point of order, Sukendu? I'm referring to Rule 29, Sub-Rule 2. Okay. And we are not disputing the authority of the chair. Rather, this rule empowers the chair that any issue can be discussed with the concurrence permission of the chair. Even not, it is not listed in the list of business. That is the rule. So we accept that. This bickerings, this exchange of heat could not have been there, provided Your Honor could have told at the very beginning that the communication received from Mr. Jayanta Chaudhary. That's over. I don't want to go back. मेरे को बहुत दर्द हो रहा है. No, sir. सुकेंदु शेखर जी, I know you are a reasonable man. not creating any I have respect for you. मेरे को not बहुत creating any controversy, sir. मैं बुरे सपने की तरह उस बात को भूलना चाहता हूँ. We are not creating any controversy, sir. मेरे लिए बहुत बुरा भयानक सपना था वो. Please बोलने दीजिए मुझे, sir. 1 minute, please बोलने दीजिए मुझे. जो भारत रत्न दिया गया, सबके लिए हमारे मन में श्रद्धा है, हमारा पार्टी का सबका. तो हम इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं चाहते हैं. जो कुछ भी हुआ आज, ये ठीक नहीं हुआ. इसमें पहले ही बता देना चाहिए था कि ये श्री सुशील कुमार मोदी. सभापति महोदय, मैं सबसे पहले
देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव, श्री चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का फैसला Let him किया। speak, please. Please take your seat. इनको बैठाइए पहले, सब तुमको Please, बैठाइए please पहले। take your seat. Already discussion has started, Keshav Rao ji. Honorable Chairman has already started. Please take your seat. It is not going on record. Please speak. सुशील मोदी जी, आप बोले, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी। Please. सती महोदय, मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव, श्री चौधरी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का फैसला किया है। महोदय, This is short duration discussion. It has already started, Mr. Trichu Siva. Honorable Chairman has already told it. Please take your seat. Please. बैठाइए ना इनको, कैसे बोले? Please take your seats. Not going on record. Please. You speak. आप बोले, आप बोले, आप बोले। इनको हाउस को ऑर्डर में लाइए। मैं आग्रह कर रहा हूं, ऑलरेडी ये डिस्कशन शुरू हो चुका है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन ऑन व्हाइट पेपर। ऑनरेबल मेंबर्स, प्लीज टेक योर सीट। ऑलरेडी माननीय चेयरमैन साहब ने बताया कि डिस्कशन शुरू हो चुका है, सैंक्शनड है, ही हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। प्लीज आप बोले, आप बोले, आप बोले। माननीय सती महोदय, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह केवल 27 दिनों के लिए देश के प्रधानमंत्री रह पाए। कांग्रेस ने समर्थन देने का ऐलान किया, लेकिन विश्वास मत हासिल करने के पहले कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और श्री चौधरी चरण सिंह जी संसद का मुंह नहीं देख पाए। और उसी प्रकार पीवी नरसिम्हा राव, व्हाइट पेपर पे आप बोल रहे हैं माननीय? उसी पर बोल रहा हूँ जी, बोले। पीवी नरसिम्हा राव जो आर्थिक सुधार के जनक हैं, जिन्होंने 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, उस नरसिम्हा राव के शरीर का दाह संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया गया। नरसिम्हा राव जी का दाह संस्कार आंध्र में ले जाकर किया गया। उनका स्मारक कांग्रेस ने बनाने का काम नहीं किया, उनका स्मारक नरेंद्र मोदी की सरकार ने और दिल्ली में बनाने का काम किया। सती महोदय, जो नरसिम्हा राव इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए जाने जाते हैं, उस रिफॉर्म को आगे ले जाने में कांग्रेस के लोग नरसिम्हा राव इकोनॉमिक रिफॉर्म को भूल गए। सती महोदय, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय देश की अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी, पब्लिक फाइनेंस बुरी अवस्था में था, आर्थिक कुप्रबंधन और वित्तीय अनुशासनहीनता थी, अत्यधिक संकट की स्थिति थी, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, बैंकिंग क्राइसिस was massive and stake was too large, policy paralysis and project delays, नीतियों की अनिश्चितता और विरोध के कारण घरेलू निवासक विदेशों में जाने लगे। The decade of UPA was a lost decade. नेतृत्व का संकट था, अर्थव्यवस्था रास्ता भटक चुका था, आर्थिक कुप्रबंधन के कारण भारत के विकास की संभावनाओं को अवरुद्ध कर दिया और भारत एक फ्रेजाइल इकोनॉमी बन गया। उपसभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहूँगा कि यूपीए के जो 10 साल थे, दैट वाज द मोस्ट करप्ट regime which this country has ever seen. मैं सदन को ये भी बताना चाहूँगा कि यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में उनके 7 मंत्री जेल गए।
डॉक्टर ए रजा, दयानिधि मारन, सुरेश कलमडी, पवन कुमार बंसल, अश्विनी कुमार, वीरभद्र सिंह, अशोक चौहान, ये 7 लोग जो यूपीए सरकार में मंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा और उनको जेल जाना पड़ा। डॉक्टर ए रजा ये 15 महीने जेल रहे। सुरेश कलमडी जो कॉमनवेल्थ गेम्स के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन थे 10 महीने तिहाड़ जेल में रहे। अशोक चौहान जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में जो कारगिल के वार विडोज के लिए जो फ्लैट्स बने थे वो सिविलियंस को देने का काम किया। दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन 2G स्कैम के अभियुक्त थे, इनको भी कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। श्री पीके बंसल, इनको रेल मंत्री से इस्तीफा देना पड़ा। इनका भतीजा विजय सिंगला 90 लाख रुपया और रिश्वत लेते हुए और पकड़ा गया। लॉ मिनिस्टर अश्विनी कुमार, इनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि कोल ब्लॉक स्कैम में सीबीआई जांच में हस्तक्षेप कर रहे थे। डॉक्टर वीरभद्र सिंह जो एमएसएमई के यूनियन मिनिस्टर थे, हिमाचल प्रदेश में विजिलेंस का मुकदमा दर्ज हुआ और उनको इस्तीफा देना पड़ा। शशि थरूर जो एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर थे, आईपीएल टीम कोची के विवाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो सभापति महोदय, ये थी यूपीए की सरकार जिनके 7 मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप में या तो जेल जाना पड़ा और इस्तीफा देना पड़ा। सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को 10 साल हो गया, एक भी मंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। प्रधानमंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। राफेल का मुद्दा उठा, अडानी का मुद्दा उठा, कहा कि चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। और सभापति महोदय, ऐसी सरकार 10 साल तक सरकार में रहे और नरेंद्र मोदी जी लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक भी आरोप भ्रष्टाचार का नहीं लगा। और दूसरी ओर यूपी की सरकार, सभापति महोदय, कोयला ब्लॉक आवंटन, ये कोल ब्लॉक आवंटन में इन्होंने नियम बना दिया, पहले आओ पहले पाओ। ऐसा भी कोई नियम है दुनिया में कि जो पहले आएगा उसको कोयले का कैप्टिव माइंस मिल जाएगा? सीएजी के अनुसार 1,86,000 करोड़ का नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ऐसे आवंटन को रद्द कर दिया। 47 मामलों में फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो गई, 14 में अभियुक्त को सजा हुई है। और दूसरी ओर जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो कोयले का ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑक्शन हो रहा है, कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। आज़ादी के बाद 893 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। 2014 की तुलना में 57.8% उत्पादन में वृद्धि हुई है। सभापति महोदय, कोयले के कारण जो भारत पावर डेफिशिएंट था, इंडिया इज बिकम पावर सफिशिएंट कंट्री। 2014 के बाद 1,96,000 मेगावाट जनरेशन कैपेसिटी का इजाफा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पहले 12 घंटे बिजली थी, अब 20 घंटे बिजली मिल रही है। और अर्बन क्षेत्रों में 23.8 घंटे बिजली मिल रही है। सती महोदय, 2G स्कैम कौन नहीं जानता है? 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। जो पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस है वो 1,76,000 करोड़ है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। प्लीज टेक योर सीट, प्लीज आप बोले। सती महोदय, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, लेट हिम स्पीक प्लीज। पारदर्शी तरीके से हुआ है।
5G को दुनिया में सबसे फास्टेस्ट तरीके से रोल आउट किया गया। आज देश के 98% गांव में 5G और 4G पहुंच चुका है। और सती महोदय, जहां यूपी के ज़माने में 2G स्कैम हुआ, वहां 5G के कारण 3 लाख करोड़ सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को ग्रॉस रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। तो भाई नहीं, तो 5G के स्पेक्ट्रम ऑक्शन से सरकार को 1.5 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। सत्य महोदय, यूपीए डिकेड वॉज अ लॉस्ट डिकेड फॉर टेलीकॉम। BSNL को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। BSNL जो 2004 में $6 बिलियन की कंपनी थी, 2014 में वो लॉस मेकिंग कंपनी में बदल गई। और जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो BSNL को रिवाइव करने के लिए 3.22 लाख करोड़ 3 पैकेज हमारी सरकार ने देने का काम किया और आज BSNL का रिवाइवल हो चुका है। सौती महोदय, कॉमनवेल्थ गेम्स 12 दिन का गेम था और जिसमें 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। और भारत में G20 हुआ, 1300 करोड़ खर्च हुए, पूरे देश में कार्यक्रम हुआ, लेकिन एक भी कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। सत्य महोदय, हेलीकॉप्टर खरीद में ऑगस्टा वेस्टर्न घोटाला, हॉक एयरक्राफ्ट परचेज घोटाला, पायलटस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट घोटाला। सती महोदय, नौकरी में रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम। सती महोदय, मैं केवल भ्रष्टाचार पर अगर बोलता चलूं तो इनकी सरकार हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद सबसे भ्रष्ट सरकार कोई थी तो यूपी की सरकार थी। सभापति महोदय, बैंकों को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। अर्थव्यवस्था में बैंकिंग की सबसे बड़ी भूमिका है। जब अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में पदमुक्त हुए, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक अच्छी अर्थव्यवस्था सौंप कर गए थे। सभापति महोदय, 99 के अंदर सितंबर 2013 में यूपीए सरकार में जो NPA था वो 12.3% पहुंच गया और कॉमर्शियल लैंडिंग में राजनीतिक हस्तक्षेप होने लगा। और मार्च 2004 में जहां ग्रॉस एडवांस 6.6 लाख करोड़ था, वो 8 साल में बढ़कर 39 लाख करोड़ हो गया। सभापति महोदय, 6.6 लाख करोड़ से बैंकों का लोन बढ़कर 39 लाख करोड़ हो गया। बैंकों को फोन पर निर्देश जाता था, फलाने उद्योगपति को कर्जा दे दो, और बैंक फोन बैंकिंग के बदौलत कर्जा दिया करता था। और आज क्या स्थिति है सभापति महोदय? 2023 में GNPA 4.4%, नेट NDA केवल 1% है। और आज बैंकों का स्वर्ण युग है। दिस इज द गोल्डन एरा ऑफ बैंकिंग। आज सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स फायदे में हैं। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट 22-23 में बैंकों को हुआ है। और सौती महोदय, बैंकों को अगर आज फायदा हुआ है तो उसमें भारत सरकार ने 3.10 लाख करोड़ 5 साल में रिकैपिटलाइज करने के लिए और बैंकों को पैसा देने का काम किया है। सभापति महोदय, इन लोगों को मौका मिला आर्थिक सुधार करने का। नरसिंहा राव का नाम लेते हैं, लेकिन 2004 के बाद एक भी आर्थिक सुधार इन लोगों ने नहीं किया। और जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो हमने इस देश में GST को लागू किया, सभी राज्यों को लेकर GST लागू किया। आपने तो घोषणा की थी कि 2010 में GST लागू करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से, यूपीए के लोगों से, 2010 में GST लागू क्यों नहीं कर पाए? और जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो 2017 में इस देश के अंदर GST लागू किया गया। और GST के कारण प्रति माह
45,000 करोड़ की बचत परिवारों को हुई है दिसंबर 17 से लेकर मार्च 2023 तक। सभापति महोदय, 2004 की स्थिति और आज 2014 में क्या स्थिति है? आज इन्फ्लेशन नियंत्रण में है, विकास दर 7% से ज़्यादा है, जो दुनिया की सर्वाधिक विकास दर है। हमारे पास रिकॉर्ड फॉरेन एक्सचेंज है, 620 बिलियन US डॉलर का रिकॉर्ड फॉरेन एक्सचेंज है। पहले हम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज थे, आज हम टॉप 5 इकोनॉमीज हैं। लोगों का भरोसा जो खत्म हो गया था, फिर से एक बार लोगों का भरोसा सरकार में पैदा हुआ है। हम लोगों ने कोविड का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। हम लोगों ने सरकारी योजनाओं में छिटपुट लाभ नहीं बल्कि सैचुरेट करने का काम किया। सभापति महोदय, आज डिजिटल पेमेंट में हम वर्ल्ड लीडर हैं। हमने डिजिटल क्रांति की है, खुले में शौच से देश को मुक्त किया है, मेड इन इंडिया का कोविड का टीका बनाकर पूरी आबादी का टीकाकरण किया है और ये हमारी उपलब्धियां आज देश के लिए मील का पत्थर साबित होगी। सभापति महोदय, 2004 और अब में क्या फ़र्क है महोदय? इन्फ्लेशन तब 8.2% था, आज इन्फ्लेशन 5% है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स उस समय $7.6 बिलियन था, आज शांत रहो भैया। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स 7.6 बिलियन था, आज 22.7 बिलियन है। FDI तब 305 बिलियन US डॉलर था, आज 596 बिलियन US डॉलर है। तब स्टार्टअप्स 350 थे, आज स्टार्टअप्स 1,17,257 है। मेट्रो रेल तब यानी 2014 में 5 शहरों में थी, आज 20 शहरों में मेट्रो चल रही है। महोदय, NH का निर्माण उनके 10 साल में 25,000 किलोमीटर हुआ और नरेंद्र मोदी के 10 साल में 55,000 किलोमीटर NH का निर्माण हुआ। महोदय, उनके कार्यकाल में NH निर्माण की गति 12 किलोमीटर प्रतिदिन थी और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 12 किलोमीटर टू 29 किलोमीटर पर डे। महोदय, रेल दुर्घटना उनके समय में 233 और नरेंद्र मोदी जी के समय में इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 233 टू ओनली 34। रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन उनके ज़माने में 22,000 किलोमीटर और हमारे 10 साल में 60,000 किलोमीटर और इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। एयरपोर्ट की संख्या उनके समय में 74 थी, आज 149 है। सभापति महोदय, टोल प्लाजा पर वेटिंग लाइन उनके समय में 12 मिनट टोल प्लाजा पर इंतज़ार करना पड़ता था, आज केवल 47 सेकंड टोल प्लाजा पर इंतज़ार करना पड़ता है। मोबाइल ब्रॉडबैंड के सब्सक्राइबर उनके समय में 6 करोड़ थे, आज नरेंद्र मोदी के समय में 24 में 90 करोड़ हैं। मंथली डेटा आपके समय में 2 मिनट कंक्लूड 2 मिनट आपकी पार्टी के वो समय से और ये समय जाएगा फिर। 1 मिनट और। मंथली डेटा 0.06 GB प्रति माह आपके समय में और हमारे समय में 20 GB डेटा प्रति माह प्रति व्यक्ति आज खर्च हो रहा है। डेटा का टैरिफ 270 रुपया पर GB था आपके समय में और आज क्या है 10 रुपया पर GB। मेडिकल कॉलेज 387 था, आज 706। मेडिकल कॉलेज में सीट 51,000 थी, आज 1,08,000 मेडिकल कॉलेज में सीट है। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ 676 थी, आज 1,168 है। महोदय, नंबर ऑफ LPG कनेक्शन आपके समय में 14 करोड़ था, आज 31 करोड़ है। नंबर ऑफ PNG कनेक्शन 22 लाख था,
आज 1,19,00,000 है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहले 12 घंटे थी, आज 20 घंटे से ज़्यादा बिजली है। नंबर ऑफ टैप वाटर कनेक्शन 3.2 करोड़ था, आज 13.8 करोड़ है। और अंत में सभापति महोदय, टोटल नंबर ऑफ डीबीटी बेनिफिशियरी उनके समय में 10 करोड़ था और आज 166 करोड़ है। सभापति महोदय, अगर हम 10वें नंबर से अगर 5वें नंबर पर पहुंचे हैं तो बड़ी मेहनत करनी पड़ी है, तूफान से किस्ती को निकाल कर लाए हैं। और हम विश्वास प्रकट करते हैं जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सुशील मोदी जी। माननीय केसी वेणुगोपाल जी, मैं आपको आमंत्रित करूं, इसके पहले आप सबकी सहमति चाहूँगा। माननीय एच.डी. देवगौड़ा जी 2 मिनट कुछ बोलना चाहते हैं, तो आपकी सहमति हो तो मैं पहले उनको मौका दूं। माननीय देवगौड़ा जी, प्लीज प्लीज स्पीक। Thank you very much for the kind expression made by our honorable member. Sir, I thought the House is going to be closed on 9th and earlier schedule is for 9th. It was extended for 10th. I have got my family relations, marriage, reception today evening. I must catch the flight. There is no flight available if I miss this flight. That's why I made a request to the Honorable Chairman. Sir, on the white paper issue, Honorable Honorable Finance Minister is sitting here. Yesterday, in Lok Sabha, what you have answered were the issues raised by our other friends on the black paper. I heard every word. I can't sit in the house for 4 hours. You know my health condition. I sat in my house. I heard every word of your good self, answered on all points. You are so strong and your voice is so strong, you hit back all the opposition people who have tried to criticize. I know your capacity, madam, and I don't want to speak on the white paper because the white paper is with me. I have gone through that. Your budget proposals I want to speak. Unfortunately, when chairman called, I was not here. I was unable to participate. Now, the issue which is now again in Lok Sabha whole day is going to be discussed on Ram Temple issue. Prime Minister is going to answer in the evening, according to the information I got in Lok Sabha. Now, I don't want to go beyond some of the points which has been discussed on this so-called the Bharat Ratna issue. Sir, I was a member of the Lok Sabha from 31. I was associated with Chaudhary Charan Singh for 4 years, sir. My family stayed in his house. He used to like me so much because I am a farmer. I was unable to speak Hindi. My wife unable to speak Hindi. But he made me to stay in his house. I have got so much of relationship. What has happened, I know. When he has taken oath as the Prime Minister, he was not able to come to this house. When the agenda was fixed to meet the Lok Sabha, the previous day it was withdrawn. It was such a sorrowful day for me. I know Chaudhary Charan Singh.
is an honest to the core. Honest to the core, how people try to demolish his name, I know everything. I don't want to go beyond that. The book he has written, referred by my young gentleman, I know that. I have gone through that book, I have got that book. I can speak volumes. He was unable to come and sit in this house as Prime Minister. Late Sanjeev Reddy appointed him to conduct the election. I can speak volumes on so many issues. The progress of this country during the period of 10 years, what has been yesterday, madam, made sufficiently to meet the charges made by our other colleagues on black paper. I will leave at that stage. Sir, Swaminathan, first time I met him in Philippines in 1974. I know what is Swaminathan. And I was 10 months. I also took his service for Green Revolution. Narasimha Rao ಬಗ್ಗೆ I can speak volumes. I don't want to go beyond that. Only on Ram Temple, I will conclude in 4 or 5 minutes. Sir, just because I don't want to speak unnecessarily, I may not be able to speak eloquent English, that's why I made it. Sir, I said I and my wife both attended the consecration of the Lord Rama temple in Ayodhya. It was a great moment of personal joy and devotion for me, like it was to millions of Indians. Ayodhya Ram was existed in our hearts and mind is an image that our ancestors and elders have permanently created. Lord Rama is a symbol of righteousness. He is a symbol of love and graciousness. He is a man who followed Dharma and Raj Dharma. He was a very accommodative and reflective. It is these values enshrined in Lord Rama that drew Mahatma Gandhi to him. He was Gandhiji. It was Gandhiji who made Lord Rama a symbol of the great virtues of our nation. It is through Lord Rama and his divine blessings that he united this nation and laid the foundation for our harmonious future. It is through the moral strength that Lord Rama gave that he fought the British Empire. I seriously wish and pray that Lord Rama, that our ancestors and elders gave us, and the new Rama temple in Ayodhya becomes a symbol of great humanity for our nation and the world. So lastly, I congratulate the Honorable Prime Minister, who has actually, when Rama statue was installed, 10 days he has a vrat, taking juice and water, fruit. He is such a person who actually performed the function.
I was so happy, and I must be very frank, not to praise the Prime Minister. He was so dedicated, sincere for performing that function with Pandits. I was there. Sir, about Chaudhry Charan Singh or Narsim Rao or Swaminathan, volumes we can speak. For such people who has confirmed the Bharat Ratna, the house should enjoy, the country should welcome. The country is going to welcome. Unnecessarily, let us not try to again, we should differ from each other on a major issue taken by the Prime Minister to confirm this Bharat Ratna for these great leaders, three leaders. You have given me some time. I am grateful to you. Thank you, sir. Thank you, former Prime Minister. Thank you for all the members who allowed me to speak when you called the other media. I am grateful. Thank you very much. Shri K.C. Venugopal. Thank you, Chairman, sir, for giving me an opportunity to discuss about the so-called white paper presented in this August House. Basically, madam, this is not the white paper. The white paper which totally hide on the dark truth of your economic situation in this country. Every individual, anyway, will be related to economy. When we are buying some commodities in the market, it relates to our economy. When we are using the car, when we use the petrol, it related to the economy. When a person taking a bank loan, to giving that interest of the bank loan, he will be related to economy. Every walk of life, the people will be related to economy. Therefore, it is very much important to discuss about the economy of this country. But when you are introducing a white paper about, I don't know what is UPA period 2004 to 14 or 14 to 24, the word you used, first it seeks to apprise the honorable members, I am quoting the objective of the white paper itself. First, it seeks to apprise the honorable members of the Parliament and people of India of the nature and extent of governance, economic and physical crisis, what were bequeathed on this government when it assumed office in 2014. In 2014, particularly 2014, what was the physical situation in that point of time? The GDP growth was the highest on 2014 that year. You are telling it was very shocking for you. I don't understand that at all. Basically, the average GDP growth of UPA era and NDA era you take. UPA is more than 0.75%, 6, and now it is on 5%. Now it be like that. But basically, when you are producing a white paper about your period also, 2-3 major issues should have reflected in that, which is totally lacking. One is basically the demonetization, the so-called demonetization. I searched throughout the white paper. There is not a single word about demonetization. Why is it? Why is it? Just now I'm remembering the speech our Honorable Prime Minister was given in Goa immediately after the demonetization. Entire black money of the country is going to be taken back. And fake currency, entire fake currency, which is circulating in the economic system, is going to be taken back. Why don't you mention about that statistics? How much black money you take back? Entire terrorism will be over. There was that statistics, at least when you are introducing a white paper, we need that about the demonetization. Basically, our Honorable Prime Minister, our then Prime Minister, 2004 to 14, Dr. Manmohan Singh called about it. It is a legalized loot
and organized plunder. Certainly it is proved. He predicted there will be an impact of 2% on GDP. It was actually happened. There was the impact on demonetization. You could have mentioned it in white paper. It's the entire MSME sector. What is the situation of the MSME sector now? Small and medium sector totally destroyed. Finished. That is why unemployment is in the peak rate, because of major unemployment is given by MSME only. That sector is already vanished. Then, number two, I also searched whether the white paper is giving any information about the unemployment rate. What about the situation of the unemployment? Actually, when Manmohan Singh completed 8 years in April 2012, that point of time, unemployment rate of the country is 5.6%, sir. 5.6%. Comparison, now after completing 8 years of Narendra Modi ji in 2012-22, that entire data is not is revealing. Now we have Right of Information Act, but nothing is coming out. Now information is coming out. But we have an information that in 2022, unemployment rate is about 8%, from 5.6 to 8%, which is less, sir. Why don't you talk about the unemployment in this country, in this white paper? Entire youth of this country is eagerly waiting for that only. When they are going to get employment? Why this situation of the youth now? There is no answer for this. If there is an answer, nothing. Then any poverty, any information about the poverty? When UPA was in power, we brought down 27% of the people below poverty. You have taken out of that 23% to above poverty. Now, global ratings we have. Yesterday, I think Tiruchi Shiva already quoted that. Our position in the global, our hunger index, he quoted about. We are in 111 position, 111. There is no mention about poverty. Sir, I think about when Manmohan Singh ji was in power, our honorable, then Gujarat Chief Minister himself told, our rupees are in ventilator. The devalue of rupees. Yes, Manmohan Singh ji's period also, the global economic crisis was there. Rupee has been devalued around 22% at one point in time. Now the devalue is around 32%. Where is it rupees now, madam? That point in time it was in ventilator. Now where is it in rupee? Yeah? Nothing is there. Then here, not many talks of, sir. Unfortunate talks happened because of the Bharat Ratna things. Chaudhary Charan Singh, the stalwart of this country, was the stalwart of this country. Narasimha Rao was the Prime Minister of the country. That period, our economy was in a great danger when he took over as the Prime Minister. He made drastic changes through Manmohan Singh ji as a Prime Minister. Of course, I elected from Alleppey, where Dr. M.S. Swaminathan, born in Mangombu, the great warrior of this country. Actually, we completely agree with the point that Swaminathan ji, where we are now in the food security situation, we have to remember Swaminathan ji. Who have given maximum opportunity to Swaminathan ji, sir? Indian Council of Agriculture Research Chairman, who made him? Who made him nominated member of this August House? Not only, he deserved it. It is not a mercy to him. He deserved it. He deserved more than it. And Padma Vibhushan, because he is that type of person. We are very happy that giving Bharat Ratna to all these people. We are not against anything. Chaudhary Charan Singh, who made Chaudhary Charan Singh as the Prime Minister? Don't dispute. When
You only choose this for political purpose. Congress never used this name for political purpose. That is the only difference. You will use Bharat Ratna for also election. Why otherwise? Why don't you last year? Why you have lost 10 years? Why the last? That's also extended day you are discussing. Actually, our session was concluded yesterday. Okay. I'm not going to that point. Therefore, actually, my point, I'm again coming. This white paper is the paper which hiding dark truth. Yeah, now you are talking about the... Sir, I heard about our Honorable Prime Minister's speech in this House. 1.5 hours he spoke. I'm very much glad that out of that 1.5 hours, maximum time he used to attack Congress party. He talked about the Modi guarantee. I saw his speeches in Kerala also, Modi's guarantee. Sir, I'm very happy that you are using the word guarantee. When we use the word guarantee in Karnataka, you people thought that there is no meaning of guarantees in this world. Prahlad Joshi is there. When we use in guarantee in Karnataka, what was the common reaction? But now guarantee is approved. Now guarantee is approved. Everywhere Modi is telling Modi is guarantees. Okay. Therefore, my simple question, sir, when we are giving new guarantee, sir, my simple question is only that, sir, when we are giving new guarantee, we have to think about the guarantee which are given by your Prime Minister to the country. That is what, sir, 2 crore jobs per year. The guarantee given by Honorable Prime Minister. 10 years over, how many jobs you are given? Bringing back black money starts abroad in 100 days. And within 100 days, I will bring back the black money. What happened? Number rupees 15 lakh to every citizen in his bank account. What is happened? Farmers' income will double. What is happened? Achieve $5 trillion economy by 23-24. What happened? 100 smart city by 2022. Therefore, when you are talking about the guarantees in future, at least do a postmortem of what happened to which guarantee you have given to the country. Nothing is, sir. Sir, my point is this, that the most important thing of a person, which is the most important one of the things, sir. Sir, live happily and healthily. Live happily and healthy as far as possible, as long as possible. Sir, I went through the status of life expectancy in our country now. Actually, the World Bank data is that. Tell me I'm keen, I'm 70. Exactly, sir. Sir, a child born when Vajpayee ji was the Prime Minister could expect a life to 64 years when Vajpayee ji was Prime Minister. A child born when Manmohan Singh ji was the Prime Minister can expect a life of 67 years, 69 years. Increase of 5 years. But now, what is the status? But a child born when Narendra Modi ji Prime Minister can expect live only 67 years. 2 years below Manmohan Singh. There is a reason, sir. There is a reason. Where do you get it from? The World Bank status. This is because health expenditure did not increase in the 10-year period. What is the reason? In our government, 1.7 is the total percentage of expenditure when UPA was in power. 1.7% to the health department. We are in same situation. Now also 1.7. After 10 years also, we are spending 1.7% only for health. After this COVID happened, maximum health issues happened in this country. There is no increase in the health budget. That is why the life is coming down. Period of life. Sir,
education. When UPA was in power, 2.2% was in 2004. When UPA come into power, that point in time, 2.2% is the expenditure rate. But UPA increased drastically, more than doubled, 4.6% in 2014, when it is out of power. What this government has done? This government slashed it down to 2.9%, from 4.6% of 2014, now it is 2.9%. You are talking about Beti Bachao, Beti Padhao. What is that? Now the female literacy, you can take the statistics also. When UPA was in power, 1.3% female increases. Now it is 0.6% increase. Female literacy, I'm talking about. You can verify. Sir, major impact. Manmohan Singh government had spent 16% for subsidies for poor people. This government cut the subsidy for the poor people from 16 to 9%, sir. Sir, that is why India gained 9.4 percentage points in Human Development Index during UPA period. Now it has become 0.4%, a very, very low level. Sir, these all things is leading a clear fact that UPA period, we have done a much better job to managing the deficits. The Modi government boasting is there very much. PR work is there very much. Every day they are giving maximum advertisement by using public exchequer. But propaganda mechanism is there, decoration words will be there. But you have to understand the country's financial situation is very bad due to bad financial management. I'm talking about the poor people's situation, living condition. The poor are become poorer, richer are become richer. The gap between poor and rich is increasing. You are only interested to corporate world. Sir, madam, your annexure 2 in the white paper boasts that India's average per capita GDP has grown roughly from $4,000 to $6,000. You are using that word, very cleverly you are using the word average per capita GDP. But per capita GDP will increase, sir, certainly in a developing country like India. But unsaid truth is there, sir. Annual average per capita GDP growth fell from 5.9% during Manmohan Singh tenure to 3.8% in Modi's tenure. In other words, the average Indian people income grew much faster when Manmohan Singh was Prime Minister than Modi's tenure. This is the clear fact. You are hiding that fact. You are using the word only for your purpose. Foreign investment. There is a big boost for foreign investment also in the white paper. What is the real situation? The fact is that net foreign investment was 1.2% of GDP versus 0.8% NTA. UPA is 1.2%, your period is 0.8%. Foreign reserves nearly tripled and exports were 17% of GDP when UPA was in power against 14% of NDA. Simply put this, sir, foreign investors and consumers gushed over India's economy and products far more during the tenure of the silent and estimable Manmohan Singh ji than during the loud and bombastic Narendra Modi ji's period. You use the words, decorative words, but Manmohan Singh ji do it silently. That period was the golden period for private investment. That is what the
situation is showing. Sir, manufacturers are so more confident that period. Data is showing that, sir. Not just private corporators, but even farmers didn't show confidence in Modi's tenure, sir. We are talking about the big things for farmers. Growth in fruit grain production fell from 34% in UPA to 31% in your period. 34 to 31. It is not even the case that domestic stock markets. Sir, I'm only talking about economy, sir. Nothing else is talking. Stock market loved Modi's tenure more. The BSE census grew 13.4% annually during UPA versus 8.2% under NTA. Sir, the job market is depressing, sir, especially for the youth. The Center for Monitoring Indian Economy notes that the unemployment rate in the age group 20-24 years, the crucial period, was 44.5%. 44.5% of the age between 20 and 24 youths are unemployed, sir. In the October-December 2023 status, for the age group of 25-29 years, it was 14 months high of 14.33%. Sir, this is the situation this country is facing. Then you are bringing this white paper to abuse UPA period, where, can I ask a question to, I am concluding, sir. 2004 to 14, we have been right to education. We have brought right to employment. We have brought right to information. We have brought right to food, security. There, can Nirmala ji enlighten us? Which is the flagship program of Narendra Modi government, like a Manrega in this country? Which is a game changer. Our Prime Minister told about that this can be, keep it as a memory. Then he changed later. The UPA period, 2004 to 14 was actually game changer like this, Manrega, right to information, right to food, everything. You want to take it as a period. Then you are talking about the corruption. Somebody is talking about the corruption. If you are very much sincere to the corruption, why are you scared about the CAG report of your government, sir? Yes. That's revealing the clear corruption in the government. Yes. This government, that you are talking about the CAG report of UPA government and you are telling that your government is corrupt. And hiding this CAG report, you don't want to reveal that CAG report. This is actually, I am concluding, sir, this is actually not a white paper. This is a paper which is hiding entire dark truth of this country. These people are ruining the country. Our youth are completely disappointed. Farmers are disappointed. That is why they are marching every day to parliament. They are in a very distressed situation. Sir, everybody is unhappy with government. They have want to divert entire the situation of this country. They want to divert unemployment situation of this country. They want to divert price rise situation of this country. They want to divert entire the situation through some other way. Therefore, that's why this white paper is going to be actually is going to be a total defensive for the government. That's sir. Thank you very much. Shri Saket Gokhale. Thank you very much, sir. Sir, today is my maiden speech in this august house. And I wish to thank my leaders, Mamata Banerjee, Abhishek Banerjee, and my party, Trinamool Congress, for this opportunity. You have 8 minutes. It is maiden speech. Maiden speech, sir. So, leader of the house. I would be very grateful, We'll sir. make it 10 minutes. Thank you, sir. 10 minutes. Thank you, sir. Thank you. I understand. He agrees. He's a reasonable member and I know he's very sharp, very intelligent. Thank you, sir. Thank you. He will monetize every second of it. Thank you, sir. Nice. Sir, I want to start with a short story today. Please start. By the famous Danish writer Hans Christian Andersen. The story goes that there was once a very famous emperor who was extremely self-obsessed with himself and his clothes. He had no interest in his kingdom or in the welfare of his people. All that the emperor did every day was sit in his wardrobe while the ministers around him kept telling him how beautiful his clothes are and how great he is. One day, two cheats came to his kingdom while pretending to be tailors
and offered to make new clothes for the emperor because he loved new clothes. The tailors promised to make an exquisite suit for the king with special properties. The new suit, they said, would be the finest clothes that the emperor had ever worn. But there was one special feature. They said that the suit was only for the great emperor, and the suit would be invisible to anybody that is a dishonest person. Several ministers of the emperor went to the fake tailors while they were making this suit. The ministers obviously couldn't see the suit, but then they blamed themselves for that because they were afraid that, oh, I might be branded dishonest if I can't see the suit. On the day of the great procession, the emperor went on to try the new clothes. He himself couldn't see those clothes, but obviously he did not want to claim that he's dishonest, so he went along with it. The emperor then put on his new suit and started a procession through the city. People across the kingdom had heard about the emperor's new clothes, which were so special they would be only visible to those who are honest. So out of fear, the people started screaming, oh, what beautiful clothes, what lovely clothes, because nobody wanted to be seen as dishonest or anti-national. And then suddenly one innocent child screamed from the audience, what is wrong with all of you? The emperor is naked. And this is precisely what the claims in this white paper on the economy are. They are the emperor's invisible clothes. My honorable minister colleagues here will spend hours talking about how beautiful these invisible clothes of a great emperor are. But the truth of our economy, as shown in this white paper, is that the emperor is naked. But we all have to admit one thing. This white paper is magical. Magical because after reading this white paper, I realized that something called demonetization never happened. I remember a few years ago, the Prime Minister showed up on our TV screens one fine evening and said in the next 2-3 hours, 60-70% of our currency will be demonetized. I remember my leader, Mamata Banerjee, at that point. She's not an economist, but she's connected with the hardship of the people on the ground. She said demonetization will be a disaster. And that proved to be right. People scrambled to ATMs for cash. People queued up for hours. Hundreds of people died. Sir, ATMs had not even been configured for the new notes. They had to recalibrate all the ATMs in the country. That's how disastrous planned this move was. Then the Prime Minister came up with a genius idea. I will scrap 1,000 rupee notes, but I'll bring in 2,000 rupee notes. So the idea was, people are stuffing money in their mattresses, so let me demonetize 1,000 rupees, and let me make it easier for them by bringing a 2,000 rupee note. Only Prime Minister Modi has that kind of vision and genius in him. Sir, after that, a Prime Minister went to Japan, and laughingly in front of a crowd, he said, "Ghar mein shaadi hai, lekin paise nahi hai." Ha 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 ha. That was the level of cruelty and contempt shown for the poor people of India. So what happened after demonetization? 99% of the cash came back into the economy. Which is the reason why they have not mentioned demonetization in this white paper, because they know it was the biggest glaring failure of the Modi government. So there is also the issue of constantly shifting goalposts. This white paper is about 2004 to 2014. When Prime Minister Modi got elected, he said, I'm going to give XYZ by 2018. Then the Honorable Leader of the House, Piyush Goyal ji, would correct that and say, nee, this will happen by 2020. Then Prime Minister Modi said, 2 crore jobs per year, housing for all, doubling farmers' income by 2022. Then that deadline became 2024. But now it has become amazing, sir. Now there is only two things. We will talk about a white paper from 2004 to 2014, or we will talk about 2047. So if you want something, we're not going to talk about the present. You want something, wait for 23 years till 2047. This is what they did with the Women's Reservation Bill. They did not tell the women of India that until the census and delimitation happens, it won't be implemented. Wait for another 9 years. It's not going to happen today. But they're lying to people during the election campaign. So what is amazing is, I was watching the Mood of the Nation survey on TV yesterday. It said over 70% of people surveyed are worried about unemployment. How many times does the word unemployment figure in this white paper? 0. There is no mention of unemployment. This is very funny because Prime Minister Modi had promised 2 crore jobs per year. 2 crore jobs. He said that in his own statement. It's on the record. What is the reality? Sir, in the last 5 years,
2.7 crore jobs have allegedly been created. Prime Minister Modi has met only 35% of his promised target. So therefore, unemployment is not mentioned in this so-called white paper. Prime Minister Modi did try to cover up for it. He went to a TV channel and he said, people selling pakoras outside the channel, they are also employed. But this white paper does not even tell us how many people have started selling pakoras in the last 5 years. That is the dismal state of unemployment, that they can't even tell us how many new pakoda sellers they've created. So price rise, it's hurting everybody today. What is the reality? Increasing prices of fuel and food items are breaking the back of the poor and the middle class. People of India are having to use up their savings every month just to pay the bills. So one statistic, one figure, as of last year, household savings of India are the lowest that they've been in the last 50 years. Then, my favorite part, sir. PM Modi said in 2015 that black money will be brought back from foreign countries, which will be equal to 15 lakh rupees in everybody's bank account. Then later, Mr. Amit Shah came and taught us a new word. He said it was just an election jumla. So a new word was added to a dictionary that this was a jumla. Prime Minister Modi also claimed categorically that black money brought from foreign countries would be distributed to the salary class and those who honestly pay taxes. I want to ask through you, sir, to the citizens of India, how many honest tax-paying citizens have got even 1 rupee of that black money in their account in the last 10 years? So in fact, 10.57 lakh crore of loans have been waived off. A big chunk of these loans came from fraud businessmen who were once very happy with Prime Minister Modi. These frauds took up loans, defaulted and left the country. What is more shocking is that central agencies like CD and EBI have not been able to bring these people back or these funds. But these agencies are busy going after opposition leaders. So 95% of cases against politicians by the ED are against opposition politicians. That leaves 5%. You know these 5% are? They are the ones who went into the BJP's washing machine and all the cases against them have stopped. There is not a single BJP leader being investigated for corruption. So since this government, I want to conclude, but this government has brought a white paper on the economy. I have a few suggestions for the government through you. How about a white paper on women's safety? The cover can be decorated with the photo of a famous non-wrestling Lok Sabha member from their party. How about a white paper on the cases of rising hate speech and communal attack on minorities? This white paper can also have a cover with a photo of one of their Lok Sabha members. How about a white paper on the destruction of parliament and compromising on its security? So here we have two options. We can have that white paper with a picture of 146 suspended MPs who dared to question the Home Minister, or we can have one of their Lok Sabha MPs who has a habit of inviting everybody all and sundry to the parliament. So on behalf of my party, Trinamool Congress, we reject this white paper, which not only insults the collective intelligence of parliament, but also seeks to cheat and fool the people of India. Sir, I have about a minute left in the allotted time for my maiden speech. I'm also aware, since it's my maiden speech, the House gracefully indulges me and allows me to speak. But no, sir, as a proud and self-respecting MP from a proud and self-respecting party and of a proud and self-respecting leader, I refuse to further participate in this charade and indulge the lies of these government. With the promise that the people of India will give the BJP a befitting answer to the lies in this white paper and to the Modi government in the upcoming elections, I and my party, Trinamool Congress, will now walk out of the House in protest. Thank you, sir. We walk out. Dr. Amar Patnaik ji, 6 minutes, sir. After Dr. Amar Patnaik. This is the list that has been mentioned here. The list, I am following the list, Tiruchi ji. Dr. Amar Patnaik ji. This is the list I am following, Tiruchi ji. Dr. Amar Patnaik. Thank you, Chairman, sir. So the white paper on the Indian economy, which was laid on the table of the Rajya Sabha yesterday, on the 8th of February 2024, lays out the various macroeconomic fundamentals based on which India will sustain its current economic growth and lead towards a $5 trillion economy and then a $7 trillion economy, and would soon become the third largest economy in the world. So the fundamentals are very strong.
as is evident from the fact that the deficit has been consolidating. The trajectory of a glide path is welcome. Tax collections much higher than previous years. Gross tax revenues as a percentage of nominal GDP has been improving. Direct and indirect tax collections have been increasing, resulting in a decline in fiscal deficit. And the focus on the capex, leading to crowding in of private investment, is also taking place. So while all these are matters for which we should be proud of and be confident that the economy is in safe hands and economy is doing well, the important thing to realize is that Viksit Bharat will depend on Viksit states. The states will also have to be improved. I am happy to note that in the budget speech, Honorable Finance Minister had said that the emphasis would be on the eastern part of India, the eastern states, like the aspirational districts program or now the aspirational blocks program. These states are the aspirational, these are the states which will going to be the powerhouse or powerful economically for the country if they are nurtured properly. So in this connection, I would like to say that taking this particular thinking forward, line of thinking forward, it would be a great idea, which has been a persistent demand of our Honorable Chief Minister Naveen Patnaik, to look at Orissa differently from other states, considering the scourge of natural disasters that it has faced in the, not just in 1 decade or in 2 decades, but consistently for last 70, 80 years, resulting in colossal loss to the fixed infrastructure as well as to the livelihoods of people. And therefore, the demand for a special focus state, either by terminology or by changing the sharing pattern from 60-40 or 75-25 to 90-10, could be considered by the central government, now that the economy is doing well. Another aspect is increasing the share of divisible pool to the states. If we look at the actual transfer that is taking place, it is in the region of 30 to 31%. So if it can be increased because of the way economy is performing, I think it would be a great boon, particularly to states like Odisha, who need this money. There has also been a demand, sir, of Orissa, of our Honorable Chief Minister, that cess and surcharge, which currently is levied, collected, accounted for by the central government by law, by a provision in the Constitution. And Honorable Finance Minister has several times explained this, that this money ultimately goes back to the state through various schemes. However, if it could actually be shared with the states, then the states will have the liberty of knowing exactly where to spend, how much, and would be in a better position to manage their social sector expenditure. So if cess and surcharge were not a part of the gross divisible pool, states would have got rupees 732,141.91 crores, and Orissa would have got 33,151 crores extra. So we are the second largest producer of coal. Coal is exported from our state, but we don't get any portion of the cess that is collected towards revamping the environment that is destroyed because of this extraction. So we had demanded that if some portion, at least 60% of this cess in some form, could actually be coming to the states, then it would be helpful for us to, to do environmental protection work around these extractions. We have been also demanding, sir, adequate funds for management of disasters and building disaster-resilient power and road infrastructure. Considering the fact that natural disasters are a permanent phenomenon in Orissa, our CM has been
demanding that if this could be resolved through a one-time grant from the central government, then the problem could probably be mitigated to a large extent instead of spending every year. So we have also been saying that as far as farmers are concerned, there is a need to improve the way the Fasal Bima Yojana is performing in the state, by giving some amount of leeway to the state governments or by improving performance of claim settlement by the organizations. So as far as national highways are concerned, between 2014 and 2023, the total length of national highways in Orissa has only increased by 1,347 kilometers, which is just 30% increase, while some other states, the increase has been 80 to 100%. So given the fact, and similar to the position with tele-density and internet density about which you have spoken. So lastly, what I would like to state about the white paper is that while we are happy about the fact that the economy is on a right path, on a growth path, on a correct consolidation path, there is a need to look at the states, devolve more funds to the states, and spend more money on their social as well as physical infrastructure development. Thank you, sir. Thank you, Dr. Amar Patnaik ji. माननीय सदस्यगण, Dr. John Britas ji has some urgent work. He has to go. Do I have consent to allow him before Trichu Sivaji? Please. Thank you very much, sir. Sir, this is not white paper, this is election paper. Selective amnesia and cherry picking. The finance minister has said 2004-2009 was good period, but she gives the credit to the previous government, strange enough. Is it not a fact that left was supporting the UPA, first UPA, which made important decisions and drastic changes, like education being made a fundamental right, right to information, employment being made a right through Mandrega, and right to food security. Sir, the other day, Prime Minister was praising Dr. Manmohan Singh, who he ridiculed earlier by calling him Maun Mohan. Now, following day, Finance Ministry is slapping a black paper on Dr. Manmohan Singh. I won't be surprised tomorrow this government would be giving a Bharat Ratna to Manmohan Singh, saying that he was denied Bharat Ratna by Sonia Gandhi. This can happen also. Sir, the other day, Finance Minister spoke about her abundance to Kerala. There were partial truth to confuse the people. On one count, she says that crisis being faced by Kerala, getting its share reduced from 3.8 to 1.92 was on account of Finance Commission. On the same breath, she says that she provided so much of revenue deficit grant. And was it not Finance Commission's grant? And 8 Finance Commission made 1971 census population figures as the basis, but this government insisted to make 2011 census as the basis for the 15th Finance Commission. Madam, this time, sir, this time should be given to me. Disruption. Yes, this time should be given to me. I'll of turn because you're going away. You won't be here to listen to my reply. I would like to say now, sir, that many of the things that he's saying are sprucing up his speech, but words which I'm not used. So I will still take the liberty to say in my reply, when honorable member will not be here, but I'm sorry he's taking liberties with my words. You will have people, please. Sir, you should give me 40 seconds, which she has taken. Please, please. Sir, even what? See, she can make a reply and I will go to the records and see that. Madam, I will see the video, madam. I will see the video. She harps on cooperative federalism. Sir, in 2010-11, it was 8.5%, which was mopped up through surcharges and duties. Now it has reached 28%. And this tantamount to the fact that Kerala has lost at least 20,000 crores and the effective devolution to the states, instead of 41% recommended by Finance Commission, it is merely 30%. She can challenge me if I am wrong on that. Sir, our own revenue expenditure, ma'am, is 78.7%, whereas it is 54% in UP and in MB, Madhya Pradesh, it is 51%. You want to spend 10%, 50%, 20% on centrally sponsored scheme,
You want to have branding even for selfie corners, even for putting up Modi ji's photographs. Sir, what is happening in this country? Can you, turn the state schemes to be a propaganda machine for the BJP government here? Even for ration shop slips, you want Lotus there. Parallelly, instead of supporting the PDS, they are distributing Bharat, Atta, Dal, everything, bypassing the state. Even then, they claim that they are on the path of cooperative federalism, sir. Sir, I salute those great souls who have been bestowed with Bharat Ratna. Sir, one minute. Conclude now. I salute them. I salute them, sir. Sir, when they are pelting, I would say, bullets on the Kisans, they will talk in terms of Bharat Ratna to a Kisan Putra. Sir, protesting against the discrimination shown to Kerala, we are walking out, and we are also not party to any move to communalize the political situation. Thank you, sir. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, this government, on the end of this term, is extending the House for a day, and at the expense of the taxpayers' money, is making use of this forum for election propaganda. And this is a very important debate. I wish we all wished it to be, because the white paper has brought out the 10 years they say as their achievement and the setbacks in the UPA government. But actually it is not so. If we have to explain, we need adequate time. Whereas everything is the prerogative of the government. They extend the House for a day, yes, you have passed, and you fix the time, and you take more time, but you do not even give the time means. I would like to say, after the 2024 elections, when the India alliance wins and takes hold of the power, we will bring out a white paper on this government and we will give them adequate time, not strangling their voice. Sir, opposition voice should not be strangled. The TV doesn't focus us. We are not given mic. We are not given time. But we have to let out our voice. What for we have come here? We are representing the people from a region of this country. So we have to express something, means we need time at least to speak out. So the ruling party and the opposition party have to be treated equally. Whereas it is not so, that is different, sir. First of all, sir, whether this government has got the credibility to bring a white paper pointing fingers at the earlier government, the UPA. Everyone knows, and the finance minister knows very well, when you point a finger at another, don't forget 3 fingers are pointing towards you. You say the UPA government has failed in many aspects. Sir, I would like to say only one thing. Our founder leader, Anna, who has made an indelible mark in the second chamber of the parliament, that is in this August House, later became the chief minister of Tamil Nadu. During his tenure, there was a student agitation, sir. The student agitation mounted much, and the police came that we are not able to control them and we need shooting order. The chief minister refused. They said, sir, they are going to the railway station to set fire to the railway compartments. It got great damage. But Anna, the chief minister, said, don't do that. If they burn a rail compartment, I can build another railway compartment. But if you shoot a student, I cannot bring back his life to his parents and cannot give. That is the real gesture of a leader, sir, and the responsibility. May I say, sir, this government has brought a white paper, let them say it. Because of the hasty form laws which were enacted in this parliament, when the house was not in order, later revoked because not having applied their mind, took away 700 lives of the farmers. Only during that agitation. Because of that farm bills, many were agitated and 700 farmers died, and in the responsibility, rather the credit goes to this government. And hundreds of people died before the banks when they stood in the line to change the currency notes. When the demonetization came, the credit goes to this government. And hundreds of migrant workers, because of just 4-hour notice when the first lockdown was announced, the migrant workers were strangled, they were strayed along, and hundreds of
migrant workers died, sir, the credit goes to this government. Sir, I want to stick to only 2 points. Number one is agriculture, because I have started with agriculture. What happens is, the insurance companies under PM Fasal Bima Yojana, I think I am right, Fasal Bima Yojana, have made a profit of 40,000 crore, while according to National Crime Record Bureau, in 2022 alone, India saw 11,290 suicides in the farming sector. Of these victims, in 2022, 5,207 were farmers and 6,083 were agricultural laborers. And take, for example, the GST. The budget support for the agriculture is coming down for the past 2 years. And GST for agricultural items, agricultural equipment is 12%. Tires and other parts for tractors, machines for processing and milling cereals or vegetables, 18%. Fertilizers, 5%. Pesticides, 15%. Fertilizer subsidy has been reduced by 13%. So spending on agriculture is only 2.67%. So this government is not taking care of the agriculture, sir. India is basically an agriculture sector. I would like to say again, this country withstood the, sir, right time, I think I should say that the GFC, which the white paper itself has told about, the global financial crisis in 2008, when the whole European countries, when America was just 0.8 in GDP, and UK 1.7, Germany was 1, Japan 1.5, France 1.4, Canada 1.9, India was 8, sir. That is UPA 1. UPA 1, the GDP was 8. When the economic recession took away the whole of the Western countries, India withstood only because of the agriculture sector, because of the public sector undertakings, because of the MSMEs. All these sectors are being suppressed nowadays, sir. CPSUs are being disinvested, which are all profit-making. MSME, which contribute 29% to the GDP, provides 10 crore employment, and 45% export is being not taken care of. Sir, one minute, I would like to add one more thing. And unemployment, everyone told that this government, which is in power now, during the elections, was assured, everyone told that every year 2 crore employment will be generated and given, but it was not given. Whereas unemployment in 2012 was 1 crore. Now it is 4 crores. It has increased. Whereas instead of giving employment, unemployment has soared up. During UPA, 75 lakh non-farm jobs every year were created. In this government, only 29 lakh non-farm jobs every year. Sir, 1 in every 3 persons is running for a job unsuccessfully. 2 unemployed persons commit suicide every year. And very importantly, sir, 75,000 posts are vacant in central government offices. And 30 lakh positions are estimated. Thank you. Sir, 1 minute, sir. That's why I said it's very important. It's already 1 minute you have taken. Time again strangles our throat, sir. Mr. What I am talking about is the youth in the country. Let me intervene. You are a very senior member. You know that this discussion takes for 2.5 hours. Why should we take it in a short duration discussion? Please, short duration discussion. Why should we take it in a short duration discussion, sir? Please finish. Please finish. You know, should be given more time and discuss. If at all they are very clear about themselves, they should give time and listen to us. Please. Up to 30 lakh positions are estimated to exist in government positions across India, not filled in. These are the situations in the country. Sir, Indian Railways have fallen from 17 lakh to 11 lakh employees in 2023. Number of vacancies in PSU have fallen, workers have fallen from 17.3 to 14.6. Contract workers without job security almost doubled from 17.2 to 30. Thank you. Sir, this is the situation. Unemployment is soaring up. Agriculture sector, farmers are committing suicide. Thank you. CPSUs are, sir. Thank you. I will conclude. Thank you. And Tamil Nadu government, which has been affected by very severe flood in the year December, in the 2023 December, sir, we have sought for relief fund. The Chief Minister met the Prime Minister despite that.
The delegation of members of parliament met the home minister. Thank you. Despite that. Thank you. The Please conclude Rajnath now. Singh, the defense minister, visited. Despite that, we are pleading. Nothing is given. Dr. So Ashok in Kumar protest, Mittal. sir, DM. Dr. Ashok Kumar Mittal. Please. Please. धन्यवाद महोदय। आज धन्यवाद महोदय, आपने आज मुझे भारत की अर्थव्यवस्था पर व्हाइट पेपर पर हो रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले देश को बधाई दूंगा कि जब हम आज इस सदन में चर्चा कर रहे हैं और कल हमने लोकसभा में इस पर चर्चा की, तो उन्होंने माननीय श्री पीवी नरसिम्हा राव जी, श्री चरण सिंह जी और श्री MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। श्री नरसिम्हा राव जी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए याद किए जाते हैं, श्री स्वामीनाथन जी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए याद किए जाते हैं, और हमारे किसानों के नेता चरण सिंह जी किसानों के आगे ले जाने के लिए याद किए जाते हैं। मैं इसके लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा। सर, इस 60 पेज के वाइट पेपर में मुख्यतः दो चीज़ों पर स्ट्रेस दिया गया है। एक, यूपीए के काल में इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हुआ है, और दूसरा कि सरकार ने उसको अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर ले आए हैं। दो चीज़ों पे स्ट्रेस है। सर, हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि वो सरकार चाहे नेहरू जी की रही हो, शास्त्री जी की रही हो, अटल जी की रही हो, मनमोहन सिंह जी की रही हो, उन्होंने कुछ तो अच्छा कार्य किया होगा, अन्यथा आज हम इस स्थिति पर ना होते। एक छोटा सा अर्ज करूंगा, तारीफ खुद करना फिजूल है। अगर हो तो खुशबू खुद ही बता देती है कि कौन सा फूल है। मेरा ऐसा मानना है कि जो भी अच्छे कार्य हुए हैं देश में, उसको वाइट पेपर में डालना चाहिए और जनता के सम्मुख लाना चाहिए, वो किसी भी सरकार में हुए हों। सर, ये देश का रिपोर्ट कार्ड है, और रिपोर्ट कार्ड में हर सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स होते हैं। किसी में कम आ सकते हैं, किसी में ज़्यादा आ सकते हैं। तो मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ये वाइट पेपर को वाइट ही रहने दें, इसको ग्रे ना करें। सर, मैं कल जम्मू कश्मीर के बिल पर बोल रहा था, और जो भारत सरकार ने या वहाँ की सरकार ने जो जम्मू कश्मीर में अच्छे कार्य किए, मैंने उसकी तारीफ की। माननीय मंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया और अपने जवाब में कहा कि हमें ऐसे ओपोजिशन लीडर्स चाहिए जो सही को सही बोलें और गलत को गलत बोलें। सरकार ने अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने खुशी का प्रगटावा दिखाया। तो सर, मैं भी यही चाह रहा हूं आपसे कि जिस सरकार ने भी, हमारी सरकार नहीं थी कभी भी, लेकिन जिस सरकार ने भी जो अच्छा कार्य किया उसको भी बताएं, जो बुरा कार्य किया है उसको भी बताएं। सर, यदि आपने स्वच्छ भारत शुरू किया तो यूपीए ने मनरेगा लेके आए। आपने जनधन योजना शुरू की तो यूपीए सरकार में US इंडिया न्यूक्लियर डील आया। आपने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की तो यूपीए सरकार ने देश को अभी तक का सबसे बड़ा GDP ग्रोथ दिया पहले काल में अपने। आपने स्किल इंडिया शुरू किया तो यूपीए सरकार ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की नींव रखी। आपने मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया तो यूपीए सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल में गरीबों को मुफ्त राशन शुरू किया। आपने आत्मनिर्भर भारत का विजन दिया तो यूपीए सरकार ने नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन दिया। सर, ऐसे कितने उदाहरण हैं कि जब हमने इकट्ठा काम किया और देश को आगे बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़े, टीम इंडिया के तौर पे। मैं कुछ मुद्दे आपके समक्ष रखना चाहूँगा। पहला मुद्दा है बेरोजगारी का, जो कि युवाओं से जुड़ा है। सर, इस पेपर में कहीं भी बेरोजगारी पर बात नहीं की गई। हमारी बेरोजगारी 7% है। हम सबसे युवा देश हैं, लेकिन 10 लाख सरकारी पद रिक्त हैं। और सरकार ने खुद ही कहा कि जब उन्होंने आवेदन मांगे तो 7,22,000 नौकरियों के लिए 22
22 करोड़ आवेदन आए, 7 लाख नौकरियों के लिए 22 करोड़ आवेदन आए, ये हमारी हालत है। प्राइवेट सेक्टर में भी मास लेआउट्स काफ़ी हो रहा है, जनवरी में भी 30,000 लोगों को निकाला गया। सर दूसरी डिफेंस के बारे में, सर चीन हमें आंखें दिखाता रहता है, पाकिस्तान में भी शायद आर्मी स्पॉन्सर्ड सरकार फिर आ जाए, तो जितना हमें डिफेंस के लिए बजट चाहिए, जितनी डिफेंस के लिए रिक्वायरमेंट है, क्या हम वो पूरी कर रहे हैं? तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर थोड़ा सा गौर करें। तीसरा मुद्दा जो देश की ग्रोथ से संबंधित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है और अलग अलग सेक्टर ने अनुमान किया है कि ये जीडीपी में भारत में अकेले $1 ट्रिलियन का योगदान कर सकती है। तो क्या हम उसको एडवांटेज लेने के लिए तैयार हैं एज ए फर्स्ट मूवर? तो मैं मंत्री जी को कहूँगा कृपया उस पर देखें। और जो डीप फेक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, डीप फेक के, उसके लिए रेगुलेट करने के लिए क्या हम कर रहे हैं? तीसरा मुद्दा जो मैं चाहूँगा माइनिंग का। हमारे देश में मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है, काफ़ी है, लेकिन हमारा जो माइनिंग सेक्टर अभी भी जो लेगेसी इशू है उससे प्रभावित है। हमारे पास एडिक्वेट मिनरल एक्सप्लोरेशन नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें ध्यान दें और ज़रूरत पड़े तो एक माइनिंग रेगुलेटर भी लगाने की तरफ देखें। मेरा सुझाव है कि वाइट पेपर को जहाँ भी ठीक लगता है उसको देखें और रिवाइज़ करें, उसमें ईगो इशू ना लाएं काइंडली, उसको देखते हुए जहाँ ठीक लगता है, ताकि जो भी हमारे सामने चुनौतियाँ हैं उसको हम मुकाबला करें, सिर्फ आंकड़ों तक ही सीमित ना रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसका संज्ञान लेंगी। और आखिर में मैं ये चाहूँगा एक छोटी सी 2 पंक्तियाँ। वो दोस्त मेरी नज़र में बहुत मायने रखते हैं जो वक्त आने पर मेरे सामने आईने रखते हैं। धन्यवाद। 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 माननीय श्री एडी सिंह जी, 4 मिनट। ये सरकार पूरे ने किए वादों की सरकार है। तेरे वादे पर सितम कर अभी और सब्र करते, अगर अपनी ज़िंदगी का हमें एतबार होता। कितना भी पकड़ लो फिसलना जरूर है, ये वक्त है जनाब बदलना जरूर है। The white paper, the government is very clear. It says you may not be doing well, but everybody else is doing well. It is basically this white paper is just a celebration of government record. But the notable promises made during the past few years, like Ujjwal Yojana, double income of the farmers, have been left on the wayside. And now it has been replaced by another narrative, Viksit Bharat. I want to know, first of all, I want to know about the unity and the sovereignty of the country, whether they have white paper. One retired member of the ruling party of this house has been telling many things about that 4,000 kilometers of our land is in Chinese hand. I get perplexed and confused that the government says nothing is in their hand. Then why can't the government come with a white paper of these 18-20 rounds of discussion that our generals are having with the Chinese side? Plus, why is government suppressing? For example, in 2017-18, the consumption survey was scuttled midway because the rural consumption was falling very badly. Plus, I will request the Honorable Finance Minister that from 2004 to 2000 till now, can we get a data regarding the Finance Commission that each of the year, how many regular taxes were converted into cess? Because though the Honorable Finance Minister did answer my question in her reply to the budget speech, but this percentage was not elaborated. Private investment is hardly there, or hence we are not getting any foreign investment, because the foreign investor first sees how much are the Indian companies investing. And the government is also going in a South Korean model, that let us make some corporates very big. That is very wonderful, I would say. But the difference between the South
South Korean corporates and the Indian corporates is that they innovate new products and make mass production and make the company big financially. Here, the big corporates only feel that by adding assets, we are becoming big. So, and as in the rural market, there is no mass scale demand because the purchasing power is almost nil. So there should be efforts that, and plus the capital investment we see, the government says it has increased 5 times in the last few years, but it is mainly in the infrastructure sector. We want, I would be happy if the capital expenditure is more in education, sanitation, health, where actual jobs can be created. Government have made so many airports, that's wonderful. Ayodhya is the exception because Ayodhya airport will definitely bring a lot of jobs and other things because it has become a religious tourism place. But other airports, of course, they are needed, but that will not add to any employment thing. And if we see the number of unpaid workers, it is reached almost 95 million. 1 minute, sir. And 95 million. And as per International Labour Organization, paid work means whoever is getting pay, which is in half the places in the agriculture sector, just because the whole family is in the land. So basically, they are all unpaid workers. Please so we have not created jobs. We have more speakers. Please conclude. 1 minute, sir. Not 1 minute, please. Please conclude. Agriculture and rural development. The government has revised the budget for this particular year. But I fail to understand that the revised budget, which is very huge, how will they spend in the next 2 months? Thank you. Thank you. Right. Thank you, sir. माननीय श्री रामनाथ ठाकुर जी 3 मिनट। धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने श्वेत पत्र पर चर्चा के लिए अनुमति दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा कि लोकतंत्र में श्वेत पत्र जारी करना अच्छी बात है और उद्योग के घराने भी श्वेत पत्र जारी करते हैं, इसलिए करते हैं कि नीचे से नीचे तक लोगों को यह पता चले कि हमारी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। इसके लिए मैं आपको माननीय वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जो ये लाया है ये बहुत अच्छा काम किया है। 26 लाख करोड़ का जो इन्होंने ये घोटाला हुआ है पिछले वर्षों में कांग्रेस के ज़माने में, उसको यहाँ लाकर के इन्होंने बहुत पारदर्शिता का कारण पर बोलने का अवसर दिया है। मैं 2 बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूं, समय कम है, लेकिन 2 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं कहीं आज पढ़ रहा था और बहुत अच्छे विद्वानों ने ये जो लिखा है उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। 1963 में कांग्रेस के तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर डी संजीवैया का यह कहना पड़ा था कि 1947 में जो कांग्रेसी भिखारी थे वो आज करोड़पति बन बैठे हैं। झोपड़ियों का स्थान शाही महलों ने और कैदखानों का स्थान कारखानों ने ले लिया है। ये कांग्रेस के तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष डी संजीवैया ने कहा है। कारण क्या है? कांग्रेस के ने कहा है, पहला घोटाला हुआ था 1948 के ज़माने में, जीप घोटाला, और वो घोटाले पर घोटाले आ रहे थे तो इन कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपने पार्टी के नेताओं के बारे में कहा तो इसको तो संज्ञान लेना चाहिए, संज्ञान लेना। और भारत सरकार ने जो यह काम किया है ये काबिले तारीफ का है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया।
और 26 लाख करोड़ के बारे में जो आपने यह दर्शाने का काम किया है, ये भी अच्छा काम किया है लोकतंत्र में। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार, अभी बहुत चर्चाएं चल रही थी कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, चौधरी चरण सिंह जी के बारे में, नरसिंहा राव जी के बारे में। तो चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस ने बिना शर्त समर्थन दिया था और बिना कहे हुए समर्थन वापस ले लिया। उसी तरह कर्पूरी ठाकुर जी को कांग्रेस की सरकार ने जो अच्छी बातों को लागू करने का काम किया था, उसको उस सरकार को, कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार को गिराने का काम किया है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने जो इन लोगों को भारत रत्न देने का काम किया है, वो बहुत ही अच्छा काम किया है। जनता के लिए यह खुशी की बात है, किसानों के लिए खुशी की बात है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय रामनाथ जी। माननीय प्लीज डॉक्टर एम थम्बी दुरई, 3 मिनट सर। Chairman, Honorable Deputy Chairman, sir, I rise on behalf of ADMK party and my party leader, Edapadi Palaniswamy, to participate in the discussion of white paper on the Indian economy that was presented by Honorable Finance Minister to this House on 8th February. Sir, I would, in para 2, the Honorable Minister specifically mentioned 15 major scams that took during that period. I would like to state here that during the entire period of 10 years of UPA, from 2004 to 2014, DMK was the part of the center. And whatever corruption took place during that period, DMK was a party to everything. Part 2 of the white paper exclusive deals with the corruption made then government. So let me narrate how the DMK party to this corruption, sir. There is a mention about the 2G scam in which the former then finance DMK minister went to jail. There was a loss of about 1.7 lakh crores to the government. Along with the former DMK minister, the daughter of former Chief Minister Tamil Nadu and sister of the present Chief Minister also went to jail. Presently, the case in the appellate court. They are telling they went to the court, the stay is there. That is no stay is not there. It's already appealed. Saini Judge Admari clearly said there is serious scam because CBI not cooperated. That is why he gave that kind of observation. But CBI has gone to the court, appeal. Therefore, the present case is there, sir. The minister also mentioned about the Aircel Max's case in which former finance minister was sent to jail and his present MP son also is facing serious charges. This is case also under the trial. Former Union Minister, now Lok Sabha member, grandnephew of former DMK Chief Minister, abused the official position of the then Minister of Communication and Information Technology of the UPA government and got the private telephone exchanges installed at his residence here, which were used for business transactions of the Sun network owned by his brother Kalanidhi Maran. The present DMK government in Tamil Nadu is very full of corruption. The former DMK higher education minister of one of the ministers of the present cabinet and his wife when convicted recently under PMLA, the case is pending since. One DMK minister, sir, without portfolio, who is in prison also facing charges of PMLA, remains the minister without portfolio. The Tamil Nadu chief minister will not ask his resignation. This is a wonderful thing is going on in Tamil Nadu. Sir, then another interesting thing, the former finance minister, madam knows very well, and also present minister now, he said that the present chief minister and his family together made more than 30,000 crores just in a year as a corruption. That is the thing, sir. This has to be seriously taken. Sir, this is why I'm finishing, sir. My Edapadi Palaniswamy, when there is the issue, the former minister and also present Lok Sabha member derogatorily made about Edapadi Palaniswamy and his mother. This is a serious thing because somebody is raising this kind of corruption when our former finance minister is know very well
how the present DMK government is doing a lot of corruption, let them take or not about the white paper is the mentioned is correctly what they mentioned, how the UPA government did, especially DMK is a part of the game. Thank you very much, sir. माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। नमस्ते उपसभापति महोदय। हर सरकार की एक पहचान होती है। यूपीए सरकार की पहचान भ्रष्टाचार है और रही है, और इसीलिए लोगों ने उनको सत्ता से बाहर किया। कोयला भ्रष्टाचार, मैं ही व्हिसल ब्लोअर था। लोकसभा के सांसद हमारे कलीग हंसराज अहीर, वो उस कमेटी में भी काम करते थे, बहुत जानकारी थी। हम दोनों ने उसका अध्ययन करके इतना फॉलोअप किया तो वो घोटाले के रूप में सामने आने लगा। क्या घोटाला था? घोटाले के दो पहलू थे। 125 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को 50 लाख करोड़ का कोल भंडारण फ्री में दे दिया, फ्री में। सर, कांग्रेस के जमाने में रेशन कार्ड नहीं जहां फ्री मिलता, 50 लाख करोड़ का कोल भंडार फ्री दे दिया गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। और वास्तविकता क्या है? मुझे अंदर की भी जानकारी मिली उस समय कि एक चिट्ठी आती थी, चिट्ठी आई है। कभी कभी एलोकेशन कमेटी के मीटिंगें लंबी चली क्योंकि चिट्ठी नहीं आई थी। तो चिट्ठी आई, फिर एलोकेशन हुआ, लेकिन एक भूल गए जिससे ये साबित हुआ घोटाला कैसे है। समझो ABC 3 लोगों ने ब्लॉक मांगा है कोल का, तो B को दिया है, तो A और C को क्यों नहीं दिया इसका कारण नहीं लिखा, और B को क्यों दिया इसका कारण नहीं लिखा। इसीलिए सारे कोल ब्लॉक का एलोकेशन फाइनली कैंसिल हुआ। लेकिन उसके पहले भी एक कहानी है। हम दोनों, हंसराज अहीर और मैं, CVC के पास गए। भाग्य से वो भी पहले कोल सेक्रेटरी रहे थे। उन्होंने कहा घोटाला तो है लेकिन सबूत दो। अब सबूत कहाँ हम ढूंढेंगे, हम तो विपक्ष में थे। लेकिन एक पेपर में, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आई कि हमें जो अभी कोल ब्लॉक मिला है वो बेचना है। तो बेचना है तो जिसको चाहिए वो हमें संपर्क करे। तो यही सबूत लेके हम गए और CVC ने CBI के इंक्वायरी का आदेश दिया। सर, फिर उस CBI की जांच चली नहीं। फिर CBI के रिपोर्ट्स जो टाइमली देने पड़ते हैं, उसके लिए लॉ मिनिस्टर के केबिन में वो CBI की रिपोर्ट लिखा गए। ये भी साबित हुआ, उनको जाना पड़ा। और फिर ये कोर्ट मॉनिटरिंग शुरू हुआ और फाइनली सारे कोल ब्लॉक खत्म हुए। क्यों चिट्ठी आती थी? सर, आप नेचुरल रिसोर्सेज फ्री दे रहे थे और मोदी सरकार आते ही उसका ऑक्शन शुरू हुआ। जितने भी कोल ब्लॉक बांटे उसका पैसा तिजोरी में जमा हुआ। यह फर्क है सर भ्रष्टाचार सरकारी और हमारी सरकार में। और दूसरा, ये होता है फर्क, भ्रष्टाचार ये होता है। और एक उदाहरण छोटा दूंगा। पर्यावरण मंत्रालय, मुझे काम करने का मौका मिला। सर, मैं आने से पहले वो टैक्स मिनिस्ट्री जानी जाती थी। एक उदाहरण दूंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। कारवार में नेवी का प्रोजेक्ट सी बर्ड, जिसका मैंने परसों भी उल्लेख किया, बंदरगाह बनना था, लेकिन 3 साल परमिशन नहीं दी गई। सारे नेवी के प्रमुख अधिकारी मंत्री को मिलने के लिए गए तो मंत्री जी ने कहा कि आप सारे अधिकारी क्यों आए हो? कोई तो कॉन्ट्रैक्टर होगा ना जो बांधेगा, तो उसको भेजो। सर, ये फैक्ट है। अधिकारियों ने जो उपस्थित थे उन्होंने मुझे बताया उस समय एक जमाना था पर्यावरण मंत्रालय में नो गो, एक समय जमाना था टैक्स, विदाउट टैक्स नथिंग।
और इसलिए सर आपको और ताज्जुब होगा, प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह थे, उनके पीएमओ ने 15 इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बहुत महत्व के वो पर्यावरण परमिशन के लिए भेजे। सर उनको भी 2 साल परमिशन नहीं मिली, मैंने 2 महीने में परमिशन दी और मनमोहन सिंह जी को कहा देश के हित में है, मोदी जी ने हमें सिखाया है देश प्रथम है और देश के लिए काम करना है और इसके लिए हमने परमिशन दे दी। सर 4 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स पेंडिंग थे जब मैंने कार्यभार संभाला और हमने सारे 4 महीने में वो सारे प्रोजेक्ट्स क्लियर किए। देश के विकास को गति नहीं मिलेगी तो तरक्की कैसे होगी? विकास को गति मिलनी चाहिए, इसके लिए ये काम है। और मैं एक बताना चाहता हूं, मोदी जी का हम मंत्रियों के कारोबार में कभी हस्तक्षेप नहीं था, एक ही मंत्र था कि देश के हित में जो है वो करो। हमने सर एप्लीकेशन करने के लिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में बहुत पैसे देने पड़ते थे, हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत की। ये सब देश को अच्छा सुशासन देने का और उससे आर्थिक तरक्की करने का ये था। ये सारे आर्थिक महत्व के प्रोजेक्ट्स पूरे पेंडिंग थे जो हमने क्लियर किए और तब ये सब लोग चिल्लाते थे कि ये इंस्टेंट परमिशन, इंस्टेंट परमिशन, इंस्टेंट परमिशन, क्लियरेंस, 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 ऐसे मेरे खिलाफ भी कैंपेन चलाए, हमारे सरकार के खिलाफ कैंपेन चलाए, लेकिन सर चली नहीं, क्योंकि कोई गलत व्यवहार नहीं किया। जिसका नहीं था ठीक नहीं दिया, जिसका अच्छा था उसको दिया, उसको रोका नहीं, यह हमने काम किया है। और इसलिए मुझे बहुत अभिमान है। ये बोलते हैं कि ये एक मुझे आश्चर्य लगता है, मैं बैंक में था, निर्मला जी आपको भी एक सुझाव दे रहा हूं। मैडम ये लोग पूछते हैं ना 2-2 करोड़ जॉब कहां मिले, मैं भी बैंक में काम करता था और मैं भी एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन विभाग का काम देखता था, तो बेरोजगारों में जाता था, बेरोजगारों की रैलियां करता था और उनको हर उस समय एचएम पटेल थे फाइनेंस मिनिस्टर, जनता पार्टी की सरकार थी, तो हर ब्रांच ने हर महीने 2 यूथ को कर्जा देने का कार्यक्रम उस समय था, वो मैं देखता था सर। और उसमें मेरा जो अनुभव है, मुझे पता है कि अगर एक 5 लाख का कर्जा दिया तो 2-4 नए रोजगार तैयार होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इसमें ऐसा है कि बैंक की जानकारी वो क्योंकि इंडिविजुअल उसको क्रेडिट है इसलिए नहीं दे सकते। लेकिन मैं निर्मला जी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने लिखा भी था एक बार बीच में, कि हर बैंक को कहो कि आपने जो मुद्रा लोन्स दिए उस मुद्रा लोन से कितने नए रोजगार तैयार हुए। मैंने 500 से ज्यादा मुद्रा लोन्स लेने वालों के यहां मैंने खुद टेस्टिमोनियल्स लिए हैं, किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 6 लोगों को रोजगार दिया है। सर आप जब ये 45 करोड़ मुद्रा लोन दिए हैं, 45 करोड़ मुद्रा लोन में कम से कम नए 25 करोड़ रोजगार तैयार हुए हैं, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन उसका सर्वे करके, एक बार नाम देने की जरूरत नहीं, लेकिन सर्वे करके ये हो सकता है, ये मेरा पूरा विश्वास है। सर इन्होंने एयर इंडिया में क्या भ्रष्टाचार किया, अनयूजुअल एक्विजिशन, बायलैटरल एग्रीमेंट्स, डुबे दिए कंपनी, पूरी डुबा दिए कंपनी। और ऐसे भ्रष्टाचार के एक एक मसले तैयार होते रहे, तो उस कारण इस सरकार की पहचान भ्रष्टाचार थी, तरक्की रोकने वाली थी, और वो मोदी सरकार ने करेक्ट किया। इसलिए इस व्हाइट पेपर का मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर के केशव राव जी। तो अब यूँ तो हमको बहुत कुछ बात करने का था, क्योंकि 60 पेजेस की एक वाइट पेपर थी। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या रीज़न क्या थी, क्योंकि हर चीज़ के लिए कोई
intention होती है. If intention is very good because economy is recovering, everybody is accepting that. Critically, we might sit here and talk anything, but we know it is on its way to recovery. Not that everything is good, but it is on the way. तो ये जो आया है उसका मतलब क्लियर हुआ है. टाइमिंग एक सोचना चाहिए, कंटेंट्स सोचना चाहिए. टाइमिंग तो आप एक दिन पहले इलेक्शन के पहले कर रहे हैं. आपका एक टेम्पल का एक आपने दिया, वो शायद इलेक्शन के लिए यूज़ करेंगे. ये वाइट पेपर विच इज़ इकोनॉमी अबाउट इंडियन इकोनॉमी है. इकोनॉमी से ज़्यादा आपने टारगेट किया है आपके अपोनेंट्स को या उससे पहले के गवर्नमेंट को. जैसा कि अभी जावड़ेकर साहब बोले कि एवरी गवर्नमेंट इज नोन बाई इज आइडेंटिफाइड बाई सम काइंड ऑफ थिंग एंड अर्लियर गवर्नमेंट बाई इट्स करप्शन. All that you have said here, madam, is one thing we know through your economic service or your budget speeches or the speeches of the Prime Minister. And all these things are known. Your 10 years decadal achievements, whether we agree it or not is another matter, are known to us. But then what is the big thing that you have told us that we will know? Now, you are trying to talk about the earlier governments. If I give the figures, Mr. Earlier our Congress leader has spoken to you on that. But if I give that, it will put you to shame. Let me understand. You took up, what you said is, we took up at a time when the entire nation was at an absolutely downcast level. But you took up at a time when the GDP was much, much more than what you have today. That means that you have 6.7 GDP level. And today you are somewhere at 5.3 or 5.2. See, that itself tells you that you have started with some kind of a bad intention. In criminal jurisprudence, when you have a bad intention, that becomes a crime. When you have a clear intention of telling us, informing us all as to what exactly is the position, it is very right, which I would really welcome. I start with your 25 crore people being pulled out of the poverty line. Well, the figures, World Bank figures I was looking into, it is 27 crores during the UPA government. Now, the reason is, again I have seen the parameters, the 10 parameters that they have used and 12 parameters that they have used is a different change. But nonetheless, even if you, because I have not calculated, I'm not that expert, I'm not a econometrics. So when I've looked into it, it is certainly more than 25 crores as far as the UPA government is concerned. So now I'm telling you when you're, because I'm not trying to talk about the figures. So madam, when you brought a white paper on Indian economy, I thought you would talk about the fundamentals of economy. How we are growing. You have brought down the deficit. If you can really maintain it, nothing like that. You have concentrated on capex. If you can really improve it, nothing like that. Except these two things that touch anybody's economy today, nation's economy, is people. People are interested in unemployment. Shiva talked about Gokhale. I don't want to repeat whatever I have said. He said at length about unemployment. You did not mention about it. Now, prices. People talked about it. I have got the figures of the prices. But there is no use of my giving you figures because they really make us sad. Because even Atta, let us say, I'm just using, otherwise I don't want to use all the statistics. Only I'm telling you because of the prices. Cylinder, 410 it was, 903 it has become. Petrol, 71 it was, 97 it has become. Diesel, 55 it has become 90. Mustard oil, 90 to 1.6. Like this, it has gone up. So the prices is. Madam, सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि हम इकोनॉमी बात करते हैं तो करेंसी उसकी बेस होती है एवेल्युएट करने के लिए. करेंसी सीधे होता है फिस्कल डिपार्टमेंट. आपने करेंसी का सबसे बड़ा एकदम रेवोल्यूशनरी थिंग आपने डिमोनेटाइजेशन किया है. वो डिमोनेटाइजेशन के बारे में यह बताया ही नहीं गया. Because that exactly is the base on which we could have evaluated what exactly the economy today is. Sir, मेरे कितना टाइम दिया साहब? Already खत्म हो गया टाइम आपका. You have already completed it. I'll take only 1 minute and close it. So, I don't want to repeat all that, but there is one paper which the Congress friends have brought in as a rebuttal of things. I want you to go through that. And last one word, since there is no time,
Madam, there is one thing which you have spoken yesterday about the devolution of the funds. You know you can't do anything because the Finance Commission says. We in the Parliament talk to you not because what Finance Commission does. We tell you for you to change the principles. Once you come to know, we are a multinational nation. Let us understand this. We are a multinational nation. Multinational nation. When we joined you all, I know, even though yesterday I told Chairman, I don't despise people. We were, sir, we are a multinational nation. When we joined, we are evolving a method to integrate ourselves to one nation. We are one nation with so many states who have joined with their own. So there is always unity. There has to be unity in the diversity. So we must find unity in the diversity. I will tell you, the devolution is South को. Please conclude. South को South को आपने तेलंगाना को 2.10% दिया है सब. आंध्र प्रदेश को 4.05 दिया सब. कर्नाटका को 3% दिया सब. तमिलनाडु को 4% सब. केरला को 1.9 सब. Total southern states 15% सब. Then share of other states is 84% सब. हम जब देखते हैं शायद हो सकता है कि कमीशन ने कुछ डिसाइड किया. आप प्लीज अपना माइंड लगाइए. ये सोचिए किस तरीके से. माननीय श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी 3 minutes. So, please, माननीय के स्वराज, you have already closed it. Thank you. सर ये शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन को वाइट पेपर ऑन इंडियन इकोनॉमी के बजाय अगर इलेक्शन पेपर ड्यू टू अपकमिंग इंडियन इलेक्शंस रखा जाता तो ज़्यादा मैं मानती हूँ कि सही एजेंडा होता. और मैं बताती हूँ क्यों. क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन नहीं, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट वर्सेस इकोनॉमिक एक्सीलेंस दिखाने की बात की गई है. और मैं इस पर कोई बुराई नहीं करना चाहूँगी. मैं बस जनता के विवेक पे छोड़ना चाहूँगी कुछ आंकड़े देकर. जो नॉमिनल जीडीपी था, ग्रोथ था जीडीपी का 2004 to 14 में 14.95% था. 2014 to 24 नरेंद्र मोदी जी के काल में 10.31% है. जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 6.8% था यूपीए एरा में मनमोहन सिंह जी के समय पे, और इनके समय में 5.9% है. फिस्कल डेफिसिट जो था 4.7% था यूपीए कार्यकाल में, और एनडीए के कार्यकाल में 5.1% है. तो मिसमैनेजमेंट और एक्सीलेंस में जो डिफरेंस है मैंने बताने की कोशिश की है. 4 स्तंभ पे 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनकर आए थे. महंगाई की मार, नारी पर अत्याचार, भ्रष्टाचार और युवा बेरोजगार. तो अगर मैं महंगाई की बात करती हूँ तो रिकॉर्ड तोड़ महंगाई हुई है. और आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी दुनिया भर में महंगाई हुई है और हमने इन्फ्लेशन से बचाने का काम किया है. क्योंकि अगर आप पर कैपिटा इनकम पूरी दुनिया की देखेंगे और हमारी देश की पर कैपिटा इनकम देखेंगे और एक्सपेंसेस देखेंगे, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है. एलपीजी में 120% महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल में 37%, डीजल पे 64%, मस्टर्ड ऑयल पे 59%, आटा पे 59%, दूध पे 71%. ये महंगाई बढ़ी है. महिला पर वार, रेप केसेस जो 2022 में रजिस्टर किए गए हैं 31,516 किए गए हैं, जहां एवरेज 86 रेप्स अ डे, देश में शर्मसार करने वाली बात है. और कन्विक्शन रेट 27.4% ही है. भ्रष्टाचार की बहुत बात हुई. सर, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हमने भ्रष्टाचार का कॉर्पोरेटाइजेशन देखा है. और मैं एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि महाराष्ट्र से आती हूँ. एक चुनी चुनाई सरकार को पोस्ट पोल अलायंस बनने के बाद एक सरकार को गिराने का काम हुआ है और खुला भ्रष्टाचार हो रहा है हॉर्स ट्रेडिंग के लिए. पब्लिक मनी को लूटा जा रहा है लोगों को पाला बदलने के लिए. केसी वेणुगोपाल जी कह रहे थे कोई एक फ्लैगशिप स्कीम बताएं केंद्र सरकार ने जो इंट्रोड्यूस की होगी. जो फ्लैगशिप स्कीम है वो है वेपनाइजेशन ऑफ ईडी, आईटी एंड सीबीआई. और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भ्रष्टाचार को कॉर्पोरेटाइजेशन का काम करने का काम हुआ है. ईडी के जो केसेस हैं जो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आए हैं, करीब उस पर 4 गुना इजाफा हुआ है. और किस पे हो रहा है? 95% ऑपोजिशन पे हो रहा है. सीबीआई का भी वही हाल है. कन्विक्शन रेट आप उसमें देखेंगे तो 4% से कम है. तो दिखाता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, लोगों का पाला बदलने का काम है. और जो लोग भ्रष्टाचारी इनके साइड में आ जाते हैं उनको वॉशिंग मशीन में धो दिया जाता है. उसका वेपनाइजेशन हुआ है. बेरोजगारी की बात की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2012 में कहा था कि करीब 2 करोड़ रोजगार के माध्यम बनाएंगे. सर बस 30 सेकंड खत्म ही कर रही हूँ सर. रोजगार के माध्यम बनाएंगे. अब जो हालत है, रिकॉर्ड तोड़ अनएम्प्लॉयमेंट है, 4 करोड़ युवा बेरोजगार है.
हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इन 45 ईयर्स। तो इन्हीं 4 स्तंभ की जो बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में, उनका विफल रिपोर्ट कार्ड 2024 में जनता के सामने है। थैंक यू सो मच। थैंक यू माननीय ब्रिजलाल जी। माननीय ब्रिजलाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत में केवल 4 जातियां हैं, वो हैं महिला, गरीब, युवा और किसान। और जितनी भी योजनाएं हैं ये सब इन्हीं वर्ग पर केंद्रित है, क्योंकि हमारे विरोधी भाइयों को मालूम होना चाहिए कि इन्हीं 4 जातियों में पूरा भारतीय समाज समाहित है। महोदय, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा चाहे पक्का मकान, शौचालय, नल से जल, उज्ज्वला गैस, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत में 5 लाख की मेडिकल सहायता, जन औषधि केंद्र, किसान सम्मान निधि, LED बल्ब और अब छतों पर सौर ऊर्जा लगाने का जो चल रहा है प्रधानमंत्री जी का, उससे ये सबसे ज़्यादा अगर लाभान्वित हुआ है तो गरीब हुआ है, और उन गरीबों में सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुआ है SC और ST, अनुसूचित जाति और जनजाति। महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में ये जो NDA की सरकार 10 साल की है उसमें कुछ लेजिस्लेशन पर बात करना चाहूँगा जिन्होंने SC ST समाज को सशक्त बनाया है। वो पाला है महोदय SC ST कानून। जब मोदी जी आए तो उन्होंने देखा कि कुछ खामियां हैं, तो 2015 में अमेंड शुरू हुआ और 1/1/16 को SC ST एक्ट को 25 धाराएं जोड़ी गई अलग से और उसको सशक्त बनाया गया। क्या था? देवदासी प्रथा को कानूनन अपराध बनाया गया। दलित बारात नहीं निकाल पाता था, रोका जाता था, उसको कानून बनाकर अपराध बनाया। बारात नहीं निकालने दिया जाता था हमारा, उसको उन्होंने सशक्त बनाया। बहुत सी चीज़ें हैं और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर दलित की हत्या, बलात्कार, कैसे कई मामले थे जिसमें जहां 8.25 लाख की एक मुफ्त सहायता दी जाती है, वहां पीड़ित व्यक्ति के परिवार को 5,000 रुपया महीना पेंशन DA के साथ डियरनेस अलाउंस के साथ दी जाती है, मकान दिया जाता है, बच्चों को ग्रेजुएशन का फ्री एजुकेशन दिया जाता है। ये सब अगर किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है, जिसने दलितों, आदिवासियों की दशा और दिशा बदल दी है। जब 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, SC ST एक्ट शिथिल हुआ, तो मोदी जी ने कोई देरी नहीं की, संविधान संशोधन लाए और उसको ला करके फिर इस कानून को सशक्त बनाया, क्योंकि हमारे विरोधी भाई लोग ऐसा प्रचारित कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ना हो करके मोदी जी का जजमेंट हो, और इन्होंने कई जगह हिंसात्मक घटनाएं भी करवाईं। तो ये मैं कहना चाहता हूं महोदय कि ये ऐसा लेजिस्लेशन था जिसने दलितों को मजबूत बनाया। दूसरा लेजिस्लेशन महत्वपूर्ण जिससे दलित हित सीधा जुड़ा है, और वो है महोदय नागरिक संशोधन अधिनियम जो 2019 में आया था। इसका जो लाभ है सीधा दलितों को मिला। इसमें जो नागरिकता दी गई, कौन को दी गई? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनसे जो प्रताड़ित होकर के हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन ये सब आए। महोदय, सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ित हुए थे वो दलित थे। मैं थोड़ा इतिहास में जानना चाहूँगा। जोगेंद्रनाथ मंडल जी दलित थे, बाबा साहब के सहयोगी थे। वो कंबाइंड बंगाल के कैबिनेट मिनिस्टर थे सोहरावर्दी गवर्नमेंट में, और जब 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी नेहरू जी के नेतृत्व में, तो वह अविभाजित भारत के लॉ मिनिस्टर थे। महोदय, उसके बाद जब देश विभाजित हुआ तो मंडल जी ने कहा कि हमारे दलित पाकिस्तान जो बन रहा है इस्लामिक देश, वहाँ सुरक्षित रहेंगे, और इनके वजह से जो दलित थे वो वहाँ रुक गए। लेकिन काफिर और कुफ्र की बुनियाद पर बड़ा इस्लामिक कंट्री, उसमें जो अत्याचार होना था हुआ, और सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुआ तो दलित हुआ, क्योंकि मंडल जी की वजह से रह गए थे। और देश का लॉ मिनिस्टर, जिन्ना ने उनको लॉ और लेबर मिनिस्टर बनाया था, महोदय वो वहाँ गए और 8 अक्टूबर 1950 को इस्तीफा देकर भाग आए थे। और जब वो भाग आए तो दलितों में भगदड़ मची और उनको बसाया गया आसाम में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश, बिहार में, और वो थे नमो शूद्र और मतुआ। महोदय, CA में जो नागरिकता मिली
उसमें 70 से 75% दलित थे जिसको मोदी सरकार ने नागरिकता दी, और नागरिकता मिलने पर उनको जो तमाम सुविधाएं थी जिससे वो वंचित थे वो उनको मिला। ये काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, इसलिए उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। इसने दलितों की दशा और दिशा बदल दी। और इसका विरोध कौन कर रहे थे? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, हिंसात्मक आंदोलन में महोदय, यहीं शाहीन बाग में। और यहाँ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जाकर हाजिरी देते थे। और किससे प्रायोजित था? पीएफआई, आतंकवादी संगठन। और वहाँ दलितों को भ्रमित किया जाता था। बाबा साहब के फोटो, संविधान, देश का तिरंगा और ले करके, और महोदय ये किया, विरोध किया। किसका विरोध किया? दलितों का विरोध किया, क्योंकि नागरिकता जो मिली 70 से 75% दलितों को मिली। उपसभापति महोदय, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन हुआ वो हुआ आर्टिकल 370 को हटाना। आर्टिकल 370 को जब था तो वहाँ पर दलितों को कोई सुविधा नहीं मिलती थी, आरक्षण नहीं मिलता था, क्योंकि जो कानून बनता तो उसमें कहा जाता था जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जब 370 हटाया गया तब वहाँ के लोगों को अधिकार मिला और आज सुविधाएं मिल रही। अभी 2 दिन पहले कल ही जम्मू कश्मीर के जो कानून पास हुआ है महोदय, 1 मिनट चाहूँगा, और उस कानून में अब इस मोदी सरकार ने दलितों आदिवासियों को आरक्षण दे करके और उनके सम्मान की रक्षा करके ये काम किया है महोदय, वो मोदी सरकार ने किया है आर्टिकल 370 हटा करके। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस सरकार में तमाम लेजिस्लेशन हुए, कई हुए, और उसने दलितों की दशा और दिशा बदल दी, जिसका हमारी विरोधी पार्टियां उसका हमेशा विरोध कर रही थीं, दलितों का विरोध कर रही थीं। बाबा साहब को सम्मान मोदी सरकार ने दिया, पंचतीर्थ मोदी सरकार ने दिया। बाबा साहब को भारत रत्न से वंचित कर रही थी कांग्रेस सरकार, उसको बीजेपी के इंटरवेंशन के कारण मिला। तो ये महोदय आज मेरा एक जो मैं बोलना चाहता था कि तमाम लेजिस्लेशन जो हुए उसमें 3-4 ये मुख्य लेजिस्लेशन हैं जिसमें दलित का हित सीधा जुड़ा था, जिसको मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री बृजलाल जी। माननीय श्री रामदास अठावले। उपसभापति महोदय, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आदरणीय निर्मला सीतारमन जी ने यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में जो घोटाले हुए उनका व्हाइट पेपर आज यहाँ हाउस में उन्होंने पेश किया है। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि दिस पेपर इज व्हाइट बिकॉज दिस टाइम इज राइट। This paper is white because this time is right. This is Congress party's night. This is Congress party's night. And against corruption, always we fight. तो corruption के विरोध में हम लोग हमेशा काम करते हैं। सत्ता में कोई भी हो, उन्होंने घोटाले नहीं करना चाहिए, लेकिन यूपीए के कार्यकाल में 2G कैप्टन घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, इसलिए व्हाइट पेपर लाने वाली मंत्री है निर्मला। तो इसी तरह मतलब हम सब लोग जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। जो काला धन होता है, काला धन से सरकार के खजाने में पैसा आता नहीं है, इसीलिए डेवलपमेंट के लिए पैसा रहता नहीं है। और इसीलिए मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक संकल्प माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और उसके नेतृत्व में भारत देश बहुत ही खुशहाली से आगे बढ़ रहा है। देश के अंतिम वर्गों को न्याय देने के लिए, गरीब हो, दलित हो, आदिवासी हो, युवा हो, महिला हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी के लोग हो, सभी लोगों को न्याय देने के लिए मोदी सरकार काम करती है। और इसीलिए मतलब कांग्रेस के कार्यकाल में बहुत हुआ था भ्रष्टाचार, इसलिए निर्मला सीतारमन जी ने
किया है उस पर वार। कांग्रेस पार्टी की 2024 में हो जाएगी हार और बीजेपी और उस वक्त बीजेपी ने पार किए थे 282 पार, मतलब 2014 में 282 सीटें जीती थी। जनता जिसको साथ देती है उनको सत्ता मिलती है। कांग्रेस पार्टी को भी मतलब साथ मिली है। हमारे जयराम रमेश जी हैं यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग यहाँ नज़र नहीं आते हैं। उनको ये व्हाइट पेपर पर चर्चा नहीं करनी है, उनको थोड़ा सा चर्चा में मतलब आपने भाग लिया है, लेकिन आप लोग यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन हम मतलब इसीलिए हम इतना ही बताना चाहते हैं कि हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे भ्रष्टाचार के, हम नहीं डरेंगे भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, हम नहीं डरेंगे विषमता को खत्म करेंगे, हम नहीं डरेंगे। माननीय अठावले जी, आपका समय खत्म हो गया। इसलिए मतलब हम डरेंगे नहीं, हम तो काम करेंगे। और इसीलिए यहाँ जो व्हाइट पेपर जो हाउस में दिया है उसमें बहुत ही सारी बातें हैं और हम भविष्य में क्या करने वाले हैं, हमने 10 साल में क्या किया है, इसका जो इसके संबंध में भी यहाँ चर्चा हो रही है। तो माननीय मोदी जी सरकार जो है, ये सरकार गरीबों को न्याय देने वाली है, धन्यवाद, को न्याय देने वाली है। धन्यवाद माननीय अठावले जी। माननीय अठावले जी, धन्यवाद। समय से आप अधिक बोल चुके और धन्यवाद। इस पर कांग्रेस पार्टी ने जवाब देना चाहिए। इस व्हाइट पेपर में जो 10 धन्यवाद। साल में अनियमितता हुई है उसका लेखा धन्यवाद माननीय। और इसलिए मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूँ, माननीय श्री घनश्याम तिवारी जी। माननीय घनश्याम तिवारी जी, प्लीज। हो गया, प्लीज प्लीज। माननीय घनश्याम तिवारी जी। जी जी, आप अब समय आपका शुरू हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आज जो श्वेत पत्र पर चर्चा चल रही है। आप अपनी सीट पर हैं? अच्छा, माइक चालू नहीं है। मेरा चालू कर दिया। 24 नंबर 24, हाँ अच्छा जी, अब माइक ऑन है। माननीय उपसभापति महोदय, आज जो चर्चा चल रही है वो चर्चा केवल विकास की अर्थव्यवस्था की चर्चा नहीं है। ये चर्चा ये इंगित कर रही है हमको साफ साफ श्वेत पत्र को पढ़ने के बाद में कि ये चर्चा भ्रष्टाचार बनाम विकास की चर्चा है। एक दशक जो पिछला रहा कांग्रेस पार्टी का, वो अव्यवस्था का, अनाचार का और भ्रष्टाचार का रहा। और ये जो रहा दशक माननीय नरेंद्र मोदी जी का, ये दशक भारत की प्रगति का, भारत के पराक्रम का और भारत के पुरुष का रहा। और इसमें अगर अपन देखेंगे तो अपन को कुछ बातें बहुत साफ नजर आएगी। माननीय सभापति महोदय, चाणक्य ने कहा कि वो राज किस काम का जो राज आम जनता के लिए काम नहीं कर सके। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि यदि अकाल पड़ जाए तो राजा जिस मकान में रहता है उसको भी बेचकर जनता की सेवा करे। और उन्होंने कहा सुखस्य मूलम राज्यम और राज्य से मूलम धर्मम। तो मोदी जी ने इस चरितार्थ को किया कि जब हमारे यहाँ कोरोना का काम आया उस समय 2 अरब से ज़्यादा लोगों को 200 करोड़ से ज़्यादा टीके लगाकर और एक इस प्रकार का जन कल्याण का काम किया। तो जन कल्याणकारी सरकार किसे कहते हैं, वो जन कल्याणकारी सरकार का काम इसमें प्रदर्शित हुआ। आप देखिए अर्थव्यवस्था में 10वीं अर्थव्यवस्था थी, इतना मेहनत करके 10 वर्ष में उसको भारत की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाई। ये काम मोदी जी ने की और वो काम ऐसे नहीं हुआ। और वो पैसा भी किस काम का माननीय सभापति महोदय, जब कोई कहे कि राज्य के पास पैसे हैं लेकिन राज्य में रहने वाले आदमी के आरोग्य का साधन नहीं है, दवाई का साधन नहीं है। हम बचपन में सुना करते थे, हम जयप्रकाश जी के आंदोलन में भी थे, हम डॉक्टर लोहिया जी के आंदोलन में भी थे, हम पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के आंदोलन में भी थे और एक ही नारा लगाया करते थे, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान।
ये बहुत वर्षों तक नारा लगाया, लेकिन इस नारे को यथार्थ करने का काम इस दशक में किया गया। रोटी चाहिए तो 80 करोड़ लोगों को राशन में 5 किलो राशन मुफ्त दिया गया, जबकि पहले क्या था सभापति महोदय, राशन में भी भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। जबका रोटी, कपड़ा और मकान, कपड़ा चाहिए तो कपड़ा भी दिया गया और मकान चाहिए तो 4 करोड़ लोगों को मकान बनाकर दे दिया। ये सरकार की लोकतांत्रिक सोच का और अर्थव्यवस्था का बढ़ता का सूचक है। हम जब पिछले दशक में थे तो भारत के रुपया डॉलर के मुकाबले निरंतर गिर रहा था और भारत की साख इंटरनेशनल एजेंसियों में बहुत कम हो गई थी। विदेशी मुद्रा का भंडार 303 बिलियन अमेरिकी डॉलर और अब जो आज है वो 617 बिलियन अमेरिकन डॉलर है। ये निरंतर प्रगति के कारण है। 2000 देश के अंदर मेडिकल कॉलेज कितनी थी, सब लोग बाहर जाते, अब भी जा रहे हैं कुछ, लेकिन बहुत कम हो गए। तो मेडिकल की पढ़ाई हो चाहे वो हो, ये कांग्रेस पार्टी नहीं, सेम पेत्रोदा जी के नेतृत्व में एक आयोग बना था जिसने कहा था कि यूनिवर्सिटीज कितनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कम से कम भारत में 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए, लेकिन उन्होंने तो नहीं बनाए। लेकिन इस दशक में बनकर 1467 से अधिक विश्वविद्यालय भारत में हो गए हैं और विदेशों के बहुत से विद्यार्थी पढ़ने के लिए हमारे आते हैं। शिक्षा की नई नीति लागू की है और उसके लिए जो खर्चा करना चाहिए था वो खर्चा लगातार करते जा रहे हैं। लेकिन इस अर्थव्यवस्था को, जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थी, इस अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए मैं आरोप लगाना चाहता हूं माननीय सभापति, बार बार षड्यंत्र किया गया विपक्ष के द्वारा। एक विदेशी अरबपति जॉर्ज सोर्स और हिंडनबर्ग जैसी एजेंसियां, उन्होंने जानबूझकर भारतीय अर्थव्यवस्था के खिलाफ षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र रचकर कुछ कागज किए और उन कागजों को लेकर यहां पर सदन में कांग्रेस के लोगों ने पूरा का पूरा सत्र समाप्त कर दिया। अडानी अडानी चिल्लाते रहे और उनके, सॉरी चिल्लाने से मैं कहता हूं, अडानी अडानी पुकारते रहे और उस अडानी अडानी के अंतर्गत उन्होंने भारत वर्ष के हजारों शेयर होल्डर्स जिन्होंने अडानी की कंपनी में पैसे लगा रहे थे, वो शेयर्स में उनका पैसा कम हुआ और हजारों लोगों को नुकसान हुआ। इस पाप की भागीदार अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है जिसने हजारों व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाया। जांच करा लिया आपने, सुप्रीम कोर्ट की जांच हो गई, सेबी की जांच हो गई, सारी जांच हो गई और जांच में आपके सारे आरोप गलत लगे, लेकिन आपका नेता तो अडानी अडानी। अरे भारत में और भी बहुत कुछ है, भारत बढ़ रहा है। दुनिया का किसी और देश में होता तो उसके उद्योगपतियों के बारे में पढ़ाया जाता, उनका सम्मान किया जाता। और हमारी अर्थ जो बजट इस बार पेश किया अंतरिम, उसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हमको प्राइवेट जो हमारे काम करने वाला सेक्टर है उसका भी हमको बहुत बड़ा काम है, ये किया। IIT के संस्थान खुले। जयराम जी, I decide when time is over. You don't decide it. You're right. I have seen this morning. Don't compel me. I have seen all the rights in this house today. I'll come to that. I'll come to that. Let it conclude. Your right, your duty, responsibility of members of the House, and what we need to do. Please continue, honorable member. तो माननीय सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, उस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के ऊपर घातक प्रहार करने का काम प्रतिपक्ष ने किया। और आज का उनका जो व्यवहार दिख रहा है, उनकी उपस्थिति दिख रही है, वो इस भारत के अर्थ बढ़ती हुई व्यवस्था को देखना नहीं चाहते। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि मेरे तीसरी बार आने के बाद में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। मैं माननीय सभापति महोदय, उस समय पॉलिसी पैरालिसिस था। एक उदाहरण देकर आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान में भी चुनाव है,
ईआरसीपी का बहुत दिनों तक मामला था। कांग्रेस पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया और नई सरकार बनी, उन्होंने ईआरसी पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और भारत ट्रिपल इंजन की सरकार ने मिलकर उस काम को पूरा कर दिया। एक काम और बाकी, वो काम सभापति महोदय आपका है और उसमें आपका भी नाम है। शेखावाटी में एक बहुत वर्षों से एक काम पेंडिंग है और वो जो काम पेंडिंग है उसमें है कि आज के 30 वर्ष पहले ये फैसला हो गया था कि गंगा जमुना के फ्लड वाटर से, हथनी कुंड से सीकर, झुंझुनू और चूरू को 1920 एमए पानी मिलेगा। ये पानी मिलने का बात तो हो गया, लेकिन आज तक उन्होंने होने नहीं दिया। अब इसकी बात शुरू हो गई है, राजस्थान के मुख्यमंत्री से मिल लिए हैं, सुजला शेखावाटी समिति उसमें काम कर रही है, गजेंद्र सिंह जी से भी मिल लिए हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी मिले हैं और वो तीनों मिलकर अब मुझे आशा है कि निश्चित रूप से जल्दी वो काम भी हो जाएगा। और वहाँ कहावत है एक, माननीय सभापति महोदय आपको याद दिला दूं, आपकी कहावत है कि शेखावाटी में कौन कौन रहते हैं, बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन जन में जाट और जंगल में जाटी, मतलब ज्यादा जन जो आदमी है उनमें जाट ज्यादा रहते हैं और जंगल में खेजड़ियां जो जाटी है वो ज्यादा रहती हैं। तो उन जन के जो जाट हैं उनके लाभ के लिए और जो खेजड़ियां हैं उनके लाभ के लिए ये यमुना का पानी आ जाएगा तो ठीक होगा। और मुझे आज बहुत दुख है सभापति महोदय कि आज जिस प्रकार से प्रतिपक्ष ने आसन का अपमान किया है, चेयर का अपमान किया है, वो आसन और चेयरमैन का नहीं, इस सदन का अपमान है और इसकी हम घोर रूप से निंदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति। फौजिया खान। Sir, more than calling this a white paper on Indian economy, I would call it a white paper on the upcoming elections. While the government pats its own back on the growing economy and hits out at the opposition, it refuses to look at the ground realities, sir. Two things that the government must be praised for in any case is setting effective narratives and excellent event management. Sir, एक गाना था हिंदी में, चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, इस धनवानों की सरकार ने निर्धन का दामन छोड़ दिया. Sir, inequality in India is at obscene levels. While still home to a very large number of people living in destitution, the number of dollar billionaires in India has increased. Our white paper speaks nothing about the impact of the economy on the people, which is part of the title. Doesn't speak about widespread unemployment, doesn't speak about rising prices, doesn't speak about crimes against women, it doesn't speak about corruption. So corruption is on the rise, but what can be done if the government refuses to see it? See it from the point of view of a common man. Go to a police station, go to a tehsil, go to any education office. You will see corruption there, sir. How can you say there is no corruption when the common man experiences it every day in his life? Sir, what about the people who have been called corrupt by our Honorable Prime Minister and then later taken into their own party as alliance members? Honorable Ajit Pawar, he was called 2 days earlier, Prime Minister said that we will put him in jail, and 2 days later he was part of the Maharashtra alliance. So, is this not corruption? Sir, rise in the suicides of farmers. One second. We cannot name someone that will not be part of record. Sorry? Under the rules, we cannot level an allegation against someone I'm not who is not a member of the House. I'm not leveling an allegation. I'm only asking whether I'm not leveling an allegation, sir. I'm not. This is not an allegation. What is fact may be allegation also. No, no. We never know. I don't want to make an issue of it. Please continue. I'm only asking a question, sir, that how does a person become the objectionable part will not days? go on record. That Sir, I'm talking about the NCRB statistics about farmers. There are 30 farmers who commit suicide every day, according to NCRB statistics, sir. On the 19th of September 22, a farmer from
Pune, Dashrath Lakshman Kedari, he left a suicide note on the birthday, wishing birthday greetings to the Prime Minister, sir. In my own hometown, Gangakhet, sir, near my home, in my district, one farmer committed suicide saying that tomorrow please come for my Sanskar. Sir, can't we see the tears of these farmers, or only we'll be satisfied by giving them samman? Sir, हाथी के दांत दिखाने के हैं और खाने के और हैं, sir. Is this Ram Rajya where the seeds of hate are sown? Is this Ram Rajya where bulldozers are used to erase houses of poor people? Is this Ram Rajya where mob lynchings takes place, sir? Is this Ram Rajya where police station में जाके shooting होती है? I want to ask, sir, I'll just end by one couplet. मकड़ी के जाले की तरह वो टूट कर ही रह गया. मकड़ी के जाले की तरह वो टूट कर ही रह गया, जिसकी बात में यहाँ झूठ की मिलावट हो. धन्यवाद सर. श्री पवित्र मार्गेटा. Honorable Chairman, sir, thank you for providing me this opportunity to share my thoughts on the white paper that Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman ji has presented in the Parliament. Before I share my thoughts, I want to mention two, three things that is, I feel, relevant to the subject. Already I have mentioned once earlier. That is the first railway station the state of Nagaland got in the year 1903. And sir, you'll be surprised to know the second railway station we the northeastern people had to wait for long 119 years. Only after Modi ji's government in 2023, the second railway station we got in the state of Nagaland. Sir, one another point that is related to development. The foundation stone of the longest railway road bridge, that is Bogeybill Bridge, which was, the foundation stone was laid in the year 1997 by Honorable the then Prime Minister Deve Gowda ji. But the construction construction began in 2002 under the guidance of Paramadaraniya Atal Bihari Vajpayee ji. Sir, you'll be surprised to know that it was about to break the record of the construction time for Taj Mahal. It took 21 years to complete. Only after Narendra Modi ji took charge as Pradhan Sevak, after 21 years, the Bogeybill Bridge was operational. So, once Honorable former Prime Minister Deve Gowda ji asked me in the old Parliament House that whether the people of Assam remember him. I said that yes, sir, people of Assam and the Northeast always fondly remember you and Honorable former Prime Minister Vajpayee ji. Sir, remember ka baat kiya to we also remember Paramadaraniya Nehru ji also, who in 1962 Chinese aggression, who surrendered, saying that my heart goes with the people of Assam. We also remember, sir, Paramadaraniya Indira Gandhi ji, under whose instruction the first airstrike was carried out in the own civilian territory of India. खुद का राष्ट्र का अंग मिजोरम में बोमाबारी किया गया था. It is the first and last instance. We also fondly remember Manmohan Singh ji also. We respect him, one of the best, one of the luminaries in the field of economics and public administration. So we the Assamese people, we Assam sent him to this August House for 2-3 times. And after coming here, he occupied the most honorable post, that is Prime Ministership of our country. But during his tenure, he visited only 8 to 9 times. We sent with pride, but he visited during the 10 years only 8 to 9 times. But our Pradhan Mantri Paramadaraniya Narendra Modi ji has visited Assam and the Northeast for 65 times. This is the difference, sir. We remember him, that's why. We remember also Adarniya Rahul Gandhi ji also, who just in 2022, February, he officially reiterated in a statement about his concept about India. I have already mentioned once here in this August House that his India, concept of India is from Kashmir to Kanyakumari, from Gujarat to Bengal. In his concept,
there is no Northeast. In his concept of India, there is no Northeast. We remember him also. We remember the leader of the opposition, Paramadharaniya Khargeji also. He's a statesman in politics. When Congress party was very badly defeated in the assembly election of Tripura and Nagaland, when the media asked him, he said, one can search in the internet, he said, "Chota chota rajya, kya? That doesn't impact." The way he underestimated the people of Northeast. This reflects what? उन लोगों के लिए कितना असम में कितना सीटें हैं, उन लोगों के लिए त्रिपुरा में कितना सीटें. They judge, they love, they estimate a state by the numbers of Lok Sabha seats. But खड़गे जी हो या कांग्रेस, यही बात बोलता हूं, एक मिलाकर नॉर्थ ईस्ट में 25 सीटें हैं और पूरा का पूरा 25 सीट इस बार मोदी जी का तरफ ही आ रहा है, because मोदी जी considers नॉर्थ ईस्ट to be the growth engine of modern India. डॉक्टर सिकंदर कुमार. Thank you, sir. Thank you. धन्यवाद सर. आपने मुझे भारतीय अर्थव्यवस्था प्रश्वेश पत्र पर चर्चा करने के लिए बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार. मान्यवर, विभिन्न वैश्विक दबावों और चुनौतियों के बावजूद जिस कुशल वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक नियोजन का मोदी सरकार ने परिचय दिया है, उसके लिए मैं मोदी सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं. और इस बेहतर आर्थिक प्रबंधन और वित्तीय नियोजन का ही ये परिणाम है कि आज भारत में देखें तो हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, साइंस का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग हो, एयर कनेक्टिविटी की बात करें, रेल कनेक्टिविटी की बात करें, रोड कनेक्टिविटी की बात करें, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास इस देश में हुआ है. मैं मान्यवर, जो आर्थिक नियोजन की वजह से जो पूरे विश्व की अगर 7 इकोनॉमी की, टॉप वर्ल्ड 7 इकोनॉमी की बात हम करें, तो उन 7 टॉप इकोनॉमी में अगर सबसे बढ़िया ग्रोइंग इकोनॉमी कोई है तो हमारे देश की भारत अर्थव्यवस्था जो 7% से ज़्यादा ग्रो कर रही है. और कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर किसी देश की बेहतर है तो हमारे देश भारत की है. चाहे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें, कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन की बात करें, चाहे कॉस्ट ऑफ एनर्जी की बात करें. पिछले कुछ 7-8 वर्षों से हम देखें तो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हमारे देश में लगातार बढ़ रहा है, बैंक क्रेडिट ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है. अगर 2014 की बात मैं करूं, इंडिया की जो फॉरेन रिजर्व थी वो $304.2 बिलियन थी और आज 2024 में ये डबल होकर $618.94 बिलियन हो गई है. ये बेहतर आर्थिक नीतियों का ही परिणाम है, ये मोदी जी की नीतियों का ही परिणाम है. मान्यवर, मैं जो मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन की बात मैं करना चाहूँगा. फाइनेंशियल ईयर 2018 में जहाँ पर 0.9 लाख करोड़ या हमारे देश में थी, आज 2024 में बढ़कर 1.7 लाख करोड़ ये हो गई है. और जहाँ तक इन्फ्लेशन की बात हम करें, 2014 में जहाँ पर इन्फ्लेशन रेट 9.4% था, आज 2024 में घटकर ये 5.5% रह गया है. ये बहुत ही. दूसरा, जो जीएनपी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स एज ए परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एडवांसेज जो 2018 में 11.2% से आज घटकर सितंबर 2023 में 3.2% रह गए हैं. और डिक्लाइनिंग अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे हमारे विपक्ष के लोग कह रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हुआ. मित्रों, 2017-18 में जहां पर 6.1% अनएम्प्लॉयमेंट इस देश का था, आज 2022-23 में ये घटकर 3.2% हो रहा. ये दर्शा रहा है कि किस तरह से जो है मोदी सरकार की नीतियों की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट देश में घटी है. और करंट अकाउंट डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो 2014 में हमारे 2% के लगभग था, आज घटकर 2024 में ये लगभग 1% हो गया है. ये बेहतर आर्थिक नीतियों का ही परिणाम है. मान्यवर, मैं कुछ आंकड़े आपके माध्यम से जो 2004 और 2014 के बीच में जो यूपीए की सरकार थी और 2014 और 2024 के बीच में जो एनडीए की सरकार में मैं रखना चाहूँगा. देश की जीडीपी जो 2004 और 14 के बीच में 98 लाख करोड़ थी, 2015 और 23 के बीच में बढ़कर 159.7 लाख करोड़ हो गई. ये
भी दर्शाता है कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से देश कैसे आगे बढ़ रहा है। प्रति व्यक्ति आय की बात हम करें तो 2004-14 के बीच में जहां प्रति व्यक्ति आय 86,454 रुपये थी और आज ये बढ़कर 2024 में 1.5 लाख से ऊपर पहुंच गई है। ये मोदी सरकार की नीतियों का ही परिणाम। आयकर दाता जो 2004 और 14 के बीच में 3 करोड़ 80 लाख थे, आज ये बढ़कर 6 करोड़ 70 लाख अर्थात दुगने हो गए हैं। सर 2 मिनट मेरी ये मेडन स्पीच है। 2 minutes is too long. Your original time was 1 4 minute, minutes 1 only. minute, please, 1 minute. 30 seconds. Conclude. डिफेंस एक्सपोर्ट सर 1941 करोड़ 2004-14 के पीरियड में था, आज ये बढ़कर 16,000 करोड़ हो गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था जहां दुनिया में 10वें स्थान पे है, आज ये 5वें स्थान पर हो गया और मुझे पूरा यकीन है कि मोदी जी की तीसरी टर्म में ये 2027 तक तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और मोदी जी विजयपाल सिंह तोमर 400 से ज्यादा जो है। थैंक यू। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। सबसे पहले मैं तोमर जी 7 minutes अपने कितनी सर 7 minutes। ठीक महोदय, सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने जो कल आपने घोषणा की चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का, डॉक्टर एम स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया और पीवी नरसिम्हा राव जी को दिया और इससे पहले कर्पूरी ठाकुर जी को दिया। इस कार्य के लिए मैं उनको बधाई देनी चाहता हूं। और दूसरा, अब ये पिछला 10 साल का यूपीए की सरकार जब आई थी तो आर्थिक स्थिति देश की ठीक थी। अटल जी की सरकार ने सही स्थिति में देश को सौंपा था, लेकिन वो सरकार भ्रष्टाचार घोटालों की जानी गई। पूरी सरकार में भ्रष्टाचार घोटाले हुए और इसके कारण क्या थे? सर, जितना 50 साल में बैंकों से ऋण दिया गया, लगभग 8 वर्ष में उतना ही ऋण इन्होंने दे दिया। डिफॉल्टर को भी दे दिया, बिना किसी गारंटर के भी दे दिया और ऐसे लोगों को दे दिया जो लेकर भाग गए। मोदी जी वसूल कर रहे हैं, अब उनको पाई वसूल की जाएगी उनसे। मोदी जी को सौंपा वसूल करने के लिए, दिया इन्होंने। जब बजट से ज़्यादा कर्जा हो गया था, ये स्थिति उस सरकार की थी। बिल्कुल बैंक ठप होने जा रहे थे और एक अपंग की तरह काम किया जा रहा था, क्योंकि कोयला घोटाला, अभी कई लोगों ने बताया है, कोयला ब्लॉक काउंटर में 1,86,000 का घोटाला हो गया। राष्ट्रमंडल खेल में घोटाला हो गया। 2G टेलीकॉम स्पेक्ट्रम में 1,76,000 का घोटाला हो गया। शारदा चिट फंड में घोटाला हो गया। आदर्श सोसाइटी घोटाला हो गया। हाक विमान खरीद घोटाला हो गया। अगस्त वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला हो गया। घोटालों की सरकार थी। जब भी सोचते थे, जब कभी कोई खबर आती थी, हर महीने एक घोटाला आ जाता था। वर्तमान सरकार जब से आई है तब से डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व भारत कर रहा है। और महोदय, यहाँ यूपीए के समय महंगाई दर लगभग 8% थी और इससे ऊपर ही रही। एनडीए के टाइम में 5% से ऊपर कभी नहीं गई। 4 से 14 के बीच ग्रामीण आबादी के लिए महोदय स्वच्छता पहली जरूरत थी और इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। मोदी जी की सरकार ने 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाकर इस बात को करने का काम किया, कवरेज करने का काम किया। ये यहाँ पर महोदय करीब स्वच्छता के अलावा यहाँ प्रति व्यक्ति आय 10 वर्ष में 2 गुनी हो गई है। यूपीए के टाइम में कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई थी। एनडीए के टाइम में ऐसी प्राकृतिक आपदा आई जो 100 वर्षों में नहीं आई। लेकिन उसके बावजूद 222 करोड़ फ्री डोज देने के बावजूद, 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री राशन देने के बावजूद, देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले 2 छमाही का 7.6% भारत की हो रही है आर्थिक विकास दर की वृद्धि, जबकि चाइना भी 4.6 पर है, अमेरिका भी, ये सब हमसे पीछे है। आज हम 11वें स्थान से एनडीए की सरकार में 5वें स्थान पर आ गए हैं और जो संकल्प है 27 तक तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। महोदय, इसका कारण क्या है? इसके कारण ये हैं कि आज पारदर्शिता से, ईमानदारी से सब काम हो रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय मैंने कहा 2 गुनी हो गई है और 2 गुनी 1.97 लाख प्रति व्यक्ति सालाना आय है। यहाँ महोदय मैं ये बताना जरूर चाहूँगा, कल से मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था, कुछ ऐसे आंकड़े
हमारे एक नेता ने दिए, ये किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसानों की आमदनी मैं कहता हूँ कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण किसान की स्थिति इतनी खराब हुई। जब मैं आया 13-14 में, एक मीटिंग थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, मैंने पूछ लिया कि जरा नेट इनकम क्रॉप से क्या है, तो वहाँ के अधिकारियों ने बताया नेट इनकम क्रॉप से है 6,324 रुपये। मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने कहा नहीं, इसमें दूध, यदि दूध है वो नहीं माना जाएगा, कोई बाहर से इनकम हो रही है वो नहीं मानी जाएगी। तो प्रति माह हुई 527 रुपये। ये मजदूर से नीचे किसान को लाके किसने खड़ा किया? 54% जमीन में सिंचाई के साधन नहीं थे, किसके कारण नहीं थे? 50 साल तक राज तो इन्होंने किया था, क्यों इन 10 वर्षों में कुछ नहीं किया इन्होंने? किसान को मजदूर से नीचे ला के खड़ा कर दिया। और अब बात कर रहे हैं मोदी जी ने 2 गुनी नहीं 2.5 गुनी की, 500 रुपये महीना तो किसान सम्मान निधि के देने का काम कर रहे हैं। 11 करोड़ से अधिक किसानों को 6,000 रुपये सालाना मिल रहे हैं, 2,80,000 करोड़ से ज़्यादा दे दिए। और यही नहीं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हों, मैं 1-2 बात जरूर इसमें कहूँगा। कृषि का बजट, इनके 10 साल का यूपीए का जो कृषि का बजट था वो 2,76,000 इनका बजट था 1,48,162 यूपीए के टाइम का, और एनडीए के टाइम का 6,21,940। 5 वर्ष का जितना इनका बजट था वो आखिरी 5 वर्ष का यूपीए का, वो उससे अधिक 1 वर्ष का पिछले साल का बजट एनडीए के टाइम का है, 1,25,000 करोड़ का। महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का मैंने आपको बताया। ई नाम की मंडी 1389 मंडी काम कर रही हैं। फसल बीमा में कल बहुत बात उठा रहे थे, फसल बीमा में और भी कई लोगों ने उठाया। कुल नामांकित आवेदन 56.97 करोड़ आए, जिनमें से 1,54,498 करोड़ रुपया किसानों के खाते में बीमे का सीधा गया है। महोदय, यही नहीं, जब ये कल बात कर रहे थे, बड़े नेता थे कांग्रेस के, कह रहे थे साहब एमएसपी पे खरीद नहीं हुई। कितनी हुई मैं आपको बता रहा हूँ महोदय। 4-5 से लेकर 13-14 तक चावल की खरीद इन्होंने की 2,84,000 करोड़ की, और भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की सरकार ने 12,14,000 करोड़ की खरीद करी। इनसे 6 गुनी दूषित का बार है। गेहूं की खरीद उन्होंने की 2,54,000 करोड़ की, हमारी सरकार ने की 5,05,000 करोड़ की। दलहन की खरीद पर बहुत जोर दे रहे थे, उनकी कुल 1,936 करोड़ की थी, हमारी सरकार की 85,908 करोड़ से ऊपर की थी। महोदय, एमएसपी पे भी खरीद की, तिलहन की खरीद भी उनकी कुल 10,261 करोड़ की थी 10 साल की, और हमारी 34,055.79 करोड़ की है। तो हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो 6 में आ गई थी, क्यों आपने लागू नहीं की थी? हमने उसको लागू किया, लागत का 1.5 गुना भी दिया और खरीदारी करने का काम भी किया। महोदय, सॉइल हेल्थ कार्ड, इनके टाइम में सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं थे, हमने 23 करोड़ से ज़्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड बांट दिए। टेस्टिंग लैब 171 थी, हमारे टाइम में 12,108 हो गई। महोदय, इस तरह से हर क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने का काम किया और किसानों के लिए तेजी से काम किया। लेकिन एक बात है, आज जब जयंत चौधरी खड़े हुए और जो हंगामा हुआ तो मेरे एक बात याद आई साहब। 1967 में पहली बार कांग्रेस के खिलाफ कुछ नाराजगी लोगों में हुई थी, तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नारे लगा रहे थे, स्वतंत्र पार्टी थी, कुछ कहते थे वही खा गए राशन पी गए थे, ये देखो कांग्रेस का खेल। एक पंचायत हो रही थी गोरासोरम में, यहाँ शामली के पास है, बड़ा है, तो जो भी खड़ा होता था कांग्रेस की बुराई कर रहा था। एक ताऊ झगड़ू थे, उन्होंने कहा भाई मैं भी कुछ कहूँगा। कहो। अरे भाई वो सब यार बुराई कर रहे हो, एक गुण भी तो है। क्या? क्योंकि इन सब बातों के बावजूद भी शर्माते नहीं हैं। ये सारी स्थिति है इन्होंने खराब की किसानों की, उसके बाद भी शर्माते नहीं हैं। चौधरी चरण सिंह को वो मिला, यदि भारत रत्न तो खड़े हो गए सब, उसका विरोध करना चाहते। क्या चाहते हैं आपने तो दिया नहीं। तो महोदय, मैं ये बताना चाहता हूँ, मोदी जी की सरकार ने किसी एक परिवार को नहीं दिया। मोदी जी की सरकार ने पद्मश्री दी, किसानों को दी, भारत रत्न दिए तो उन लोगों को दिए जिनको मिलने चाहिए थे। तो वर्तमान सरकार ने, महोदय मैं संक्षेप में ही खत्म करना चाहता हूँ, जहाँ उज्ज्वला गैस के 10 करोड़ से अधिक कनेक्शन देने का काम किया,
विश्वविद्यालयों की संख्या 14 में सब 723 थी, अब ये 1113 से ऊपर है। डिग्री कॉलेज 5298 में थे, अब 43,796 हैं। 7 नए IIM बने हैं, 7 नए IIT बने हैं, 225 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, 8 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट थे जो बढ़ के अब 23 हो गए हैं। थैंक यू। तो हर क्षेत्र में पूरा तरह से, अब जब इसकी बात करते हैं, मैंने कल कहा भूतल परिवहन मंत्रालय की इनके टाइम में आखिरी साल का बजट था 34,000 करोड़ से कम का, हमारा 2,70,435 करोड़ का। ये 12 किलोमीटर प्रतिदिन बना रहे थे, हम 20 किलोमीटर प्रतिदिन बना रहे हैं। सीमा द्विवेदी, एक सेकंड में खत्म करता हूं। मान्यवर, मैं ये बताना चाहता हूं, रेलवे में भी रेलवे का 21,000 किलोमीटर रूट का विद्युतीकरण इन्होंने किया था, हमने 58,424 किलोमीटर का किया। स्टार्टअप इनके टाइम में कुछ नहीं था, हमारे 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप हैं। हर क्षेत्र में अद्वितीय काम इन 10 वर्षों में करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है, और इसीलिए घोटालों की सरकार को जनता ने नकारा और आगे 400 पार होने जा रही है बीजेपी। श्रीमती सीमा द्विवेदी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपके आभारी हूँ। 2014 में जनता ने मोदी सरकार को बागडोर संभालने के लिए भारी जनादेश दिया। विरासत में कमजोर भारत एवं बिगड़ी अर्थव्यवस्था मोदी जी को प्राप्त हुआ। डिजिटल क्रांति से लेकर खुले में शौच उन्मूलन, काले धन का पता लगाना एवं भ्रष्टाचार को रोकना मोदी जी की नीति एवं नीयत को दर्शाती है। 10 वर्षों में कई दिग्गज देशों को पीछे ढकेलते हुए भारत 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश बना। और महोदय, अगर ये कोरोना संक्रामक बीमारी न आई होती तो ये इसके 2-3 साल पहले ही ये हमारा देश 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया होता। आधार की उपयोगिता ने DBT के माध्यम से 1.167 करोड़ लाभार्थियों को 34 लाख करोड़ से अधिक सुविधा दी। स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, PM जनधन खाता, PM किसान सम्मान निधि, श्री अन्न, बिजली, एयरपोर्ट, NHI, आवास, PM विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी, बैंक सखी, ड्रोन सखी, बेटी बचाओ बेटी बनाओ, और महोदय अंत में महिला शक्ति बंधन अधिनियम ला करके शून्य से शिखर तक महिलाओं को पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। महोदय, अब मैं यूपीए सरकार की कुछ घोटालों के बारे में बताना चाहती हूँ। यूपीए सरकार घोटाले की सरकार थी क्योंकि उनकी नीति एवं नीयत दोनों में खोट था। घोटाले पर घोटाला जैसे हम जब पढ़ते थे मान्यवर प्राइमरी में तो हमको पहाड़ा पढ़ाया जाता था, वैसे मैं इनके घोटालों के बारे में बताना चाहती हूँ। शारदा चिटफंड घोटाला, 2G टेलीकॉम घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, INM-X मीडिया घोटाला, नौकरी के लिए भूमि घोटाला, कोयला घोटाला। कोयला घोटाला मान्यवर हम नहीं कह रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय ने इनके कोयले आवंटन को रद्द करके इनके घोटाले पर मोहर लगाने का काम किया था मान्यवर, ये भी सबकी जानकारी में होगा। जुलाई 2012 में हुई बिजली की कटौती इतिहास में सबसे बड़ी कटौती थी। पूरा देश अंधेरे में था। ये आर्थिक कुप्रबंधन के कारण भारत एक नाजुक अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया था। यूपीए के सरकार मंत्री जेल में गए, उनको इस्तीफा देना पड़ा। और महोदय, माननीय मोदी जी के आने के बाद बिजली में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। आज गाँव में 18 घंटे बिजली, शहरों में 24 घंटे बिजली हमको प्राप्ति हो रही है। अब महोदय, हम 2014 के पहले तथा 2014 के बाद के भारत की तुलना करते हैं। हमारी सरकार में, मोदी जी सरकार आने के बाद से कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। महोदय, कांग्रेस कहती थी देश रहे चाहे न रहे, मेरी सरकार और मेरा परिवार रहना चाहिए, परंतु मोदी जी कहते हैं मैं रहूं न रहूं, सरकार रहे न रहे, मेरा देश रहना चाहिए। ये महोदय हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। उत्तर प्रदेश में अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मंदिर में विराजे, उनको प्रतिष्ठित किया गया, जिनकी वजह से करोड़ों करोड़ सनातन धर्मावलंबियों की मनसा पूरी हुई। महोदय, सरयू नदी का पानी खून से लाल था। कोठारी बंधु सहित तमाम कारसेवकों पर गोलियां चलाई गई। हृदय को झकझोर देता था जब कोठारी बंधु की मां ने यह कहा कि अगर मेरा कोई तीसरा बेटा होता तो उसको भी मैं कार सेवा के लिए भेज देती। आज महोदय,
करोड़ों करोड़ सनातन धर्मावलंबियों का मन खुश हुआ है, क्योंकि अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बना है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने काशी कॉरिडोर, विंध्य कॉरिडोर, मथुरा में मंदिरों का निर्माण करने से महोदय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, विकास को गति मिलेगी और हमारी अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। महोदय, कांग्रेस के ज़माने में हमको याद है कि जब इनकी सरकार थी तो सड़ा लाल गेहूं ये बाहर से खरीद के लाते थे और कोटे के दुकानों में रख कर के देते थे। और महोदय, सबने देखा होगा कोटे के दुकानों पर दाना अनाज लेने के लिए लाठीचार्ज होता था। आज महोदय हमारी सरकार लगातार निःशुल्क राशन दे रही है और आगे देते भी रहेगी। और हमारी सरकार वन नेशनल प्लान राशन कार्ड देश के लिए एक संजीवनी है। महोदय, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, मोदी सरकार जी ने अपने कम कार्यकाल में बहुत बड़ा काम किया। एक आखिरी लाइन महोदय मैं कहना चाहूँगी। एक बात मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार चाहती है कि सबको घर मिले, सबको आवास मिले, सबको सम्मान मिले। तो मैं एक लाइन के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहती हूँ। अगर तूने सोची है किश्तियाँ डुबोने की, अगर तूने सोची है किश्तियाँ डुबोने की, तो हमने बिठानी है आसियाँ बनाने की। यह मोदी सरकार का संकल्प है। महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Minister, to reply the discussion. One second, please. So in yesterday's reply, I would like to thank the government for conferring the House must collectively thank. The House must collectively join you. It's a good sentiment. So I think nobody would object. We are thanking the government for conferring that thing. Yes. And also for MS Swaminathan, who was my benchmate in this very house. So we thank him, thank the government, and their contribution to the country is well known to you. I need not repeat, because the finance minister was also a part of P.V. Narasimha's family. She used to go there. Both of them couple. I remember because P.V. Narasimha used to refer to them with me. So I again thank the government for that. And Dr. Keshav? जैसी भावना आपने कही है सर, हम नरसिंह राव जी का, चौधरी चरण सिंह जी का, स्वामीनाथन जी को, तीनों को भारत रत्न दिया गया है। इसका पूरा कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है, समर्थन करती है। Dr. Keshav, let me indicate to you, when Narasimha Rao ji was Honorable Prime Minister, I got call one day. One second, please sit down, sit down. Nothing be Raji, over. I got a call from the PMO. I used to make an effort to meet him frequently, but he used to fructify every 3-4 months. Then he said, "You are a senior advocate.